हाय फ्रेंड्स। आप लोगों का भारी डिमांड था कि सर आप बोले थे कि क्वेश्चन को हम लाएंगे और रोज का रोज हम लोग डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये समय आज आ ही गया। 15 अगस्त कल था। कल हमने पूरा व्यवस्था कर लिया और आज के दिन से अब सारा का सारा क्लास आपको मिलते रहेगा पर डे के हिसाब से। आपको 50 क्वेश्चन पर डे मिलेगा, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और देखिएगा ये आपको पूरा का पूरा हेल्पफुल करेगा। चाहिए अभी आपका बिहार टीचर का एग्जाम हुए, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हुए, बिहार दरोगा का एग्जाम हुए, बिहार पुलिस का आने वाला जो 22,000 वैकेंसी है उसके लिए है हुए। इसके अलावा वैकेंसी आपके यहाँ आ ही रहा है, एएसओ आ ही चुका आपका वैकेंसी है। इसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, अन्य सारी वैकेंसी बहुत सारा आपका आ रहा है। दोस्त अगर आप जीके जीएस पे आप मजबूती करना चाहते हैं, आपको हम बोलते हैं हमारे साथ आप जुड़िए। और हम जो पर डे ये क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, अगर अगर आप शामिल होते हैं तो आपको पूरा का पूरा फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। चलो दोस्त, अगर हम विद्रोह की बात करते हैं रंगपुर विद्रोह का, तो रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 ईस्वी में, धीरज नारायण ने किया था। है कि नहीं है। आपका वो साफ साफ बोलेगा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, तो 1783 में हुआ था। किसने किया था, आपका धीरज नारायण ने किया था। धीरज नारायण ने। ठीक है। कुछ विद्रोह की अगर वो हम बहुत और बात कर लेते हैं, तो एक विद्रोह का होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये आपको पता होगा 1855 से लेकर 56 में हुआ था आपका। एक में कुछ भाई लोग शामिल हुए थे, जैसे कि आपका सिद्धू और कानू था, चांद था, भैरव था। ये सारे लोग इसमें शामिल हुए थे आपका संथाल विद्रोह में। कुछ विद्रोह की और भी बात वो करते हैं, जैसे का सन्यासी विद्रोह है। कौन सा विद्रोह का वो है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी जो विद्रोह हुआ था वो ये हुआ था आपका 1760 से लेकर 1800 के बीच में। इतना वो लंबा टाइम तक ये विद्रोह चला आपका है सन्यासी विद्रोह। ठीक है। एकरा करने वाला का नाम था केना सरकार और द्विज नारायण। को साफ साफ बोलेगा कि सन्यासी विद्रोह किसने किया आपका है, केना सरकार ने और द्विज नारायण ने। केना सरकार और द्विज नारायण ने। कौन सा विद्रोह किया आपका वो है, तो सन्यासी विद्रोह किया है। तो आपको साफ साफ बोलेगा कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ है, 1760 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। किसने किया आपका वो है, केना सरकार ने और द्विज नारायण ने। एक विद्रोह हम लोग यहाँ और वो पढ़े, इसका नाम है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ है, धीरज नारायण ने किया है। अगला विद्रोह का आपका नाम होगा फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह ये पता होगा पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये विद्रोह आपका मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। ये विद्रोह आपका 1776 से लेकर 70 ईस्वी तक हुआ था आपका, 76 से लेकर 70 ईस्वी तक। अगला विद्रोह थोड़ा इसमें और अगर पढ़ लेते हैं, विद्रोह का आपका वो नाम होगा पहाड़िया विद्रोह। समझे ना, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह वो जानते हैं ना, कि झारखंड का सबसे पहला ये जनजाति विद्रोह था आपका पहाड़िया विद्रोह। इसका नेता का नाम था आपका सर्वेश्वरी था और जगन्नाथ था। कौन था आपका पूरे, सर्वेश्वरी था और कौन था आपका, जगन्नाथ था। तो यहाँ हम तीन चार विद्रोह के बारे में लोगों को तुरंत पढ़े हैं। एक विद्रोह की आपका वो है रंगपुर का विद्रोह है। रंगपुर का विद्रोह कब 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। नेता का नाम क्या आपका है, धीरज आपका नारायण है, धीरज नारायण। अगला विद्रोह को बोले थे हम सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का हुआ था 1760 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह का अगर हम नेता की बात करते हैं, तो ये केना सरकार था और द्विज नारायण था। द्विज नारायण केना सरकार था और कौन था आपका पूरे, द्विज नारायण था। अगला बात अगर हम करते हैं हम लोग और, तो अगला विद्रोह था आपका पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह आपको पता ही होगा वो कि झारखंड का सबसे पहला आदिम जनजाति का विद्रोह कौन सा आपका है, पहाड़िया आपका विद्रोह है। एक नाम अगर पूछेगा दो नेता का नाम बताओ, तो एक नेता का नाम क्या आपका वो है सर्वेश्वरी है, एक नेता का नाम क्या आपका है, जगन्नाथ है। और अगला जो था वो क्या था, फकीर विद्रोह था 1776 से लेकर 70 ईस्वी तक में हुआ था। इसमें जो व्यक्ति का नाम था वो था आपका चिराग अली और मजनून शाह। तो ये था आपका विद्रोह का पूरा बायोडाटा। समझे ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वो है प्लासी का युद्ध किस बादशाह के टाइम में हुआ था। आपको पता होगा आपको कि प्लासी के 1757 में हुआ था, 1757 में। समझे ना। ये आपका आलमगीर द्वितीय के टाइम में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में, 1757 में। अब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आलमगीर कौन था। बाबू आलमगीर की अगर बात करते हैं ना, तो आलमगीर जो आपका वो है, ये आपका बादशाह है। बादशाह से बात करते हैं, सबको पता होगा कि एक बादशाह था आपका बहादुर शाह। फिर था आपका जहादार शाह। बहादुर शाह आपका हो गया, जहादार शाह आपका हो गया। फिर आपका फरुख सियार होता होगा। फिर एक बादशाह का आपका नाम है फरुख सियार है, फरुख सियार। फिर आपका आता होगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। फिर क्या होता आपका है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। फिर क्या होता आपका वो है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। समझे ना। ये जो वो आपका नवाब है ना, इसी नवाब के टाइम में, एक नवाब के टाइम में क्या हुआ था आपका वो, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी की 1757 ईस्वी में आपका हुआ था। समझे ना। ये युद्ध काहे हुआ था थोड़ा जान लीजिए। समझे ना। प्लास्टिक युद्ध होने के पीछे एक रीजन आपका है, काल कोठरी की घटना को बोला जाता है। काल कोठरी घटना बंगाल में हुआ था। समझे ना।
20 जून 1756 को हुआ था, है कि नहीं है। एकरा में कुल मिला के 146 गो लोग हुआ था। एकरा में बहादुर शाह जफर आया हुआ था और पूरा का पूरा लोग को जमा करके कुछ काज दिया था, जेकरा में मात्र बाबू 146 लोग में 23 लोग जिंदा बचा था। इसी कारण से ये विद्रोह आपका हो गया था, समझे ना। इसके बाद से इन लोगों ने एक नया नीति अपनाया और लास्ट में आखिरकार में इन्होंने एक युद्ध कर ही लिया बंगाल के लोगों से। उसका नाम था आपका प्लासी का युद्ध, और ये भागीरथी नदी के बगल में हुआ था, इसी का नाम प्लासी का युद्ध है। ये बात 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वो है, उसका नाम है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवा मुक्ति की आयु 60 से लेकर 62 वर्ष होता है, ये कब कर दिया गया था। आपको पता ही होगा न। कहने का क्वेश्चन मतलब ये है कि उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से लेकर 62 वर्ष है। ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। आपको पता होना चाहिए अब कि 15वां संविधान संशोधन के तहत तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 से लेकर 62 वर्ष कर दिया गया था, 15वां संविधान संशोधन के तहत। जो 14वां संविधान संशोधन था ओकरा में पुदुचेरी को शामिल किया गया था, और जो 13वां था ओकरा में नागालैंड को शामिल करेगा था भारत में आपका। तो 13वां क्या होगा, नागालैंड होगा, और 14वां क्या होगा, पुदु आपका चेरी होगा। जो आपका 12वां संविधान संशोधन है, समझे ना, ओकरा द्वारा गोवा को और दमन दीव को शामिल भारत में कर लिया गया था। तो 12 में क्या होगा, गोवा और दमन दीव का होगा। 13 में क्या आपका होगा, वो तो नागालैंड होगा। 14 में क्या आपका होगा, पुदु और चेरी होगा। पुदुचेरी को बाद में कंसीडर कर लिया गया, आपका शामिल आपका कर लिया गया है। और जो 15वां संविधान संशोधन है वो समझे ना, एकरा में ये बोला गया था कि हाई कोर्ट का जो जज होगा ओकरा अब सेवा मुक्ति का जो आयु होगा वो 60 से कितना का होगा, 62 वर्ष का होगा। ये बोला गया था 15वां संविधान संशोधन में। और 16वां संविधान संशोधन में जानते हैं, ये बोला गया था कि एकता और अखंडता को बनाए रखने का जो शपथ लेता है ना, जो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है कि 2 में पहले वेतन था, तीसरा में शपथ है। उसमें बोला गया था एकता और अखंडता को पंजीकरण हम लोग को बनाए, हम लोग को रखना है, नहीं रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की वो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए हैं, और हमारे पास वर्तमान टाइम में 6 ही मूल अधिकार हैं। पहले हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, अभी वर्तमान में कितना मूल अधिकार हमारे पास सबको कब हुआ है, तो 6 मूल अधिकार है। चलिए 6 मूल अधिकार की अगर वो बात हम करते हैं तो पहला मूल अधिकार का वो नाम आपका है, क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये 14 से लेकर 18 तक आपका है। अगला आपका वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। फिर अगला आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका है 23 से लेकर 24 तक है, 23 से लेकर 24 तक। पहला आपका है समता का अधिकार 14 से लेकर 18। फिर आपका है सुंदरता का अधिकार 19 से लेकर 22। फिर अगला आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24। फिर अब वो अगला आपका होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक है। और फिर आपका अल्पसंख्यक का जो हितों के संरक्षण का अधिकार है 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट में आपका था संवैधानिक उपचार का अधिकार, आपका आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32 में, समझे ना। तो मूल अधिकार कौन देश से वो लिया गया आपका है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार वर्तमान टाइम में 6 है, बल्कि तब का 7 था। आप बोलेगा मुझसे 7वां नंबर कौन सा था, अब वो 7वां नंबर आपका संपत्ति का अधिकार था, जो पूरा जोर से लात मार दिया आर्टिकल नंबर 31 में था, कम आ गया 300 के ए में। अभी आपका ये मूल अधिकार आपका नहीं है, अभी क्या आपका ये आपका है कानूनी आपका अधिकार है। ये क्या आपका भी आपका है कानूनी आपका अधिकार है, क्या आपका मूल अधिकार। तो ये था। अब अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का संबंध आपसे है कि भाषा का संबंध किस अनुसूची में है। आपको पता होगा, बुझते हैं कि यही वर्तमान टाइम 12 को अनुसूची है, समझे ना। 12 अनुसूची में जो 8वीं नंबर का अनुसूची है उसमें भाषा का वो संबंध है, समझे ना। 22 भाषा हमारे यहाँ वर्तमान टाइम में है, लेकिन शुरू हमारे यहाँ भाषा आपका नहीं था, समझे ना। शुरू में आपका 13 ही भाषा था। 14वां भाषा के रूप में आपको शामिल कर लिया गया आपका सिंधी को, सॉरी वो 14 भाषा शुरू में था, 15 भाषा के रूप में सिंधी को शामिल कर लिया गया, समझे ना। फिर अगला भाषा के रूप में नेपाली को, मणिपुरी को, कोंकणी को शामिल कर लिया गया। फिर अगला बोडो को, डोगरी को, मैथिली को, संथाली को कर लिया गया, समझे ना। तो थोड़ा वो देखिएगा, 15वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को शामिल कर लिया गया है, समझे ना। फिर जो अगला आपका था वो नहीं, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को शामिल किया गया है। ये 15 नंबर का भले भाषा था, 15वां भाषा था। फिर आपका जो 71वां होगा, एकरम आपका नेपाली आएगा, मणिपुरी आएगा, कोंकणी आएगा। और जो अगला संविधान संशोधन का नाम था आपका 92वां संविधान संशोधन, इसमें आपका वो आएगा बोडो आएगा, डोगरी आएगा, मैथिली और क्या आपका आएगा संथाली आएगा। तो बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, और क्या आपका हो गया वो संथाली हो गया, समझे ना। तो यही संबंध था आपका। आपको साफ साफ बोलेगा भाषा का संबंध किस अनुसूची से है, 8वीं नंबर आपका अनुसूची से है। वर्तमान में कितना भाषा आपका वो है, 22 भाषा है। पहले शुरू में आपका 14 भाषा था, 15 भाषा के नाम में सिंधी को शामिल किया गया है, और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के तहत, और आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आपका 92वां संविधान संशोधन के तहत, समझे ना। चलिए वो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था। उत्तर पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में हुआ था। कब, तब का पूरे
1784 में। बताओ, भाषा का संबंध किन अनुसूची से है? 8 नंबर का अनुसूची से है कि नहीं है? आपको साफ साफ बोलेगा उच्च न्यायालय का सेवामुक्ति का सर्वर्ष से बसवर्ष कर दिया गया है। कौन संविधान संशोधन के तहत? तो 15वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका वो ये है कि एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब किया गया था? उत्तर पता होना चाहिए। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में किया गया था। ठीक है, अगला है 1804। 1804 में स्थापना किया गया था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का, है कि नहीं है? सोसाइटी ऑफ मुंबई का। और जब का 1823 है एक में स्थापना किया गया था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ लंदन का, समझे ना? तो यहाँ आपका लंदन वाला हो जाएगा, यहाँ आपका मुंबई वाला हो जाएगा, और यहाँ आपका बंगाल वाला हो जाएगा, समझे ना बाबू? ये जो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ऑफ सर ना, एकरा में पुराने चीजों को संरक्षित रूप से रखा जाता है, समझे ना? एकरा में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल है 1784 का वो है सर ना, यहाँ जाइएगा तो 250 ईसा पूर्व का जो अशोक का बैराट का लघु शिलालेख है अभी यहाँ रखा हुआ है सर, कहाँ आपका? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में है कि नहीं है? तो चलो अबू सर हम लोग यहाँ पढ़ लिए एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में हुआ था आपका। ठीक है, और अगला क्या था आपका बोले? अगला क्या था आपका? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 में, और लंदन में 1823 में, लंदन 1823 में। चलिए वो आगे हम लोग और पढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो है उसका नाम है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? ये तो सब जानता है कि नहीं है? क्या तरह पता होगा जिन दिन अफगानिस्तान कब्जा होने वाला चीज आपका नहीं है, अमेरिका से कब्जा नहीं कर पाया तो अंग्रेजा सब कुछ करेगा जी, है कि नहीं है? अंग्रेजों को जानते हैं सर ना, अफगानिस्तान को अधिकार करने के लिए वहां गया था, समझे ना? ये पहला मार हुआ था 1839 से लेकर 42 तक, 39 से लेकर 42 तक। आपको पूछेगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1800 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1839 से लेकर 42 तक, समझे ना? लेकिन ये युद्ध बुझते हैं ना, खत्म हुआ था आपका वो सर 42 में, समझे ना? और सिंध को, है कि नहीं है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। किसको? आपका सिंध को। जब सिंध को अपने कब्जे में कर लिया था तो एक व्यक्ति था आपका नेपियर, उसका कथन था जानते हैं कि अफगानी तूफान का ये पूछ है, कौन? आपका सिंध। इसलिए सिंध को कब्जा करना बहुत ये आपका जरूरी था। तो भले अंग्रेजों ने कर लिया, समझे ना? तो बताओ सर, तो अब साफ साफ बोलेगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब? 1839 से लेकर 42 तक, 39 से लेकर 42 तक। कब्जा में क्या आपका था? सिंध को, है कि नहीं है? सिंध को कब्जा में करके उन्होंने क्या बोला था आपका कि सिंध जो है ये अफगानी तूफान क्या आपका वो है पूछ है, क्या आपका है? पूछ है। चलिए तो जरा बताइए हमको क्वेश्चन पिछले का कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो पता होना चाहिए आपको सन्यासी विद्रोह कब हुआ था आपका, क्योंकि तुरंत तुरंत हम पढ़ाए थे आपको 60 से लेकर 80 के बीच में हुआ था। आपको फिर वो पूछेगा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था, है कि नहीं है? पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह कब हुआ है? पहाड़िया विद्रोह, समझे ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? कांग्रेस का आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डफरिन के टाइम में इसका स्थापना हुआ था, समझे ना? 1885 में। तो जब कांग्रेस का वो स्थापना हुआ तो इसके बारे में अन्य लोगों ने अलग अलग बातें आपका बोला भी था, नहीं बोला था? आपका पता होना चाहिए जिनते 1885 में, 1885 में बोला गया था जब इसका स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लॉर्ड डफरिन के टाइम में, समझे ना? तो इसमें अलग व्यक्ति ने अलग अलग बोला, जैसे कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली संस्था है, हमारा दिलो इच्छा है कि हम भारत में रहें और देखें ये कैसे गिर रहा है नहीं गिर रहा है। कौन आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझे ना? एक आदमी का नाम था आपका बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। इसने वो कहा जानते हैं कि कांग्रेस मुझे आपका है मांगने वाली संस्था है कि नहीं है? एक आदमी का नाम आपका है अश्विनी कुमार दत्त, उसने कहा था कांग्रेस वो बड़का संस्था थोड़े है जी, 3 दिन का तमाशा है, खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा फिरता हो। किसने कहा था आपका? अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने। तो मांगने वाली संस्था किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली किसने कहा था? कर्जन ने कहा था, नहीं कहा था आपका? कांग्रेस का होने वाला आपका वो है लड़खड़ा कर गिरने वाली आपका संस्था है, किसने कहा था आपका? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए हम लोग वो आगे पढ़ते हैं। अगला आपका है कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए, जानते हैं ना, यंग इटली का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1831 में। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1831 में हुआ था, समझे ना? इसको स्थापना करने वाला का नाम था मेजनी। क्या आपका वो नाम आपका है? मेजनी। आपको पता होना चाहिए, जानते हैं ना, ये इटली के लिए इसका स्थापना किया गया था, यंग इटली का, समझे ना? आपको पता होगा इटली में 13 गो राज्य था, समझे ना? 13 राज्य को एक करना बहुत जरूरी था। और जानते हैं ना, ये 13 को एक करने में 3 व्यक्ति का बड़ा योगदान हुआ है। उस आदमी का नाम है मेजनी है, गेरिबाल्डी है और काउंट काबूर है। ये 3 व्यक्ति का अहम योगदान है इटली का एकीकरण करने में, इटली को एक करने में।
भारत में 28 गो राज्य है, 8 यूटी है, तो पूरा का पूरा एक राज्यों का संघ है। उसी तरह इटली को 13 राज्यों को एक करने में किसी का अहम योगदान है, तो किसका आपका है, मेजनी का है, गेरिबाल्डी का है और काउंट काबूर का है, समझे ना। देखिए इसी मेजनी ने यंग इटली का 1831 में कहा था, और इसी मेजनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवा के हाथ में अपना दे दो, है कि नहीं है। इसने बात आपका मेजनी ने, है कि नहीं है। और जानते हैं ना, काउंट काबूर ने ही इटली की समस्या को आपका अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था आपका, किसने, आपका काउंट काबूर ने। और जो आपका गेरिबाल्डी है, इसी गेरिबाल्डी ने, वो जानते हैं सर ना, बोला था कि इटली का एकीकरण जब भी होगा तलवार के बल पे होगा। किस सबका होगा, पूरे तलवार के बल पे होगा। किसका, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कैसे आपका होगा, तो तलवार के बल पे होगा, समझे ना। चलिए, तो ये था आपका, बुझते हैं ना, इटली के बारे में पूरा का पूरा। और पता वो होना चाहिए आपको, बुझते हैं ना, 13 राज्यों में जो पहले राज्य का मिलन हुआ था, ये था सार्डिनिया और पिडमाउंट। सार्डिनिया और पिडमाउंट ये आपस में पहली बार क्या हुआ था, मिला था। और जो संयुक्त राजा बना था उसका नाम था आपका विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल था, समझे ना। चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपका वो है, उसका नाम आपका है कि कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में मीठे पानी का झील कौन कौन सा है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा मीठे पानी का झील, और क्या आपका वो अगला है खारे पानी का झील, समझे ना। देखिए मीठे पानी का जो वो झील है कश्मीर हिमालय में, समझे ना, वो आपका है डल और बुलर है, डल एवं बुलर। और दो झील आपको हमेशा याद रखना और भी है, समझे ना। एक झील का आपका नाम है तसो मरोरी झील, तसो मरोरी झील, समझे ना। और एक झील का आपका नाम है पेंगोंग सी झील, पेंगोंग सी झील। ये जो दोनों झील का वो है, ये लद्दाख में पड़ता है, समझे ना। और ये दोनों झील जो लद्दाख में पड़ता है आपका, ठीक है। और ये दोनों झील खारे पानी का झील है, ये मीठे पानी का झील आपका नहीं है। ये कौन पानी का आपका झील है, खारे पानी का आपका झील है। ये मीठे पानी का झील आपका नहीं है। ये कौन पानी का झील आपका है, खारे पानी का झील है। और मीठे पानी का झील डल झील और बुलर झील है, ये कहाँ पड़ता है आपका, वो है कश्मीर में, समझे ना। देखिए इसका हम बोले थे कश्मीर हिमालय में, बताइए खारे पानी का झील, ये मीठे पानी का झील। तो मीठे पानी का झील डल और बुलर हो गया, खारे पानी का झील तसो मरोरी हो गया, पेंगोंग सी हो गया, पेंगोंग सी। पहले आपको पता होना चाहिए कश्मीर हिमालय क्या होता है। एक व्यक्ति का नाम है सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ने, जानते हैं सर ना, पूरे हिमालय को क्षैतिज रूप से नहीं लंबवत रूप से पूरा का पूरा बांटा है, समझे ना। लंबवत रूप से अगर वो हम बात करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं ना, ये बोला कि हम नदी के धार पे पूरे के पूरे हिमालय को बांटते हैं, और इन्होंने बांटा भी है इस तरह से पूरा का पूरा करके। जैसे यहाँ एक नदी बहता आपका है सिंधु, समझे ना। यहाँ क्या बहता आपका वो है सतलज, समझे। यहाँ क्या बहता आपका वो है काली। यहाँ क्या आपका वो है तीस्ता। यहाँ क्या आपका वो है दिहांग, समझे ना। तो सिंधु हो गया, सतलज हो गया, काली हो गया, तीस्ता हो गया, दिहांग हो गया। जो सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय है, इसी का हिमालय का नाम है कुमायूं हिमालय। सतलज और जो वो काली है, समझे ना, इसी हिमालय का नाम आपका है, सॉरी, सिंधु और जो सतलज है इसके बीच, इस हिमालय को कहते हैं हम लोग हैं कश्मीर का हिमालय। क्या उसको हम लोग वो कहते हैं, कश्मीर का हिमालय। जो सतलज और काली है एकरा भले बोलते हम लोग हैं कुमायूं का हिमालय, समझे ना। और जो काली और तीस्ता है एकरा हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो तीस्ता और दिहंग है इसी का नाम आपका है असम का हिमालय। ये बांटा है आपका नदी के आधार पे सिडनी बुराड़ नामक व्यक्ति ने, है कि नहीं है। तो सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्तारू दिहांग, समझे ना। बताइए पहला कौन सा हिमालय आपका वो है कश्मीर है, फिर क्या है कुमायूं है, फिर क्या है नेपाल है, फिर क्या आपका है असम हिमालय है, असम हिमालय है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि भोर घाट का दर्रा केरा केरा बीच में है। कौन दर्रा आपका बोल रहा है, भोर घाट का दर्रा। चलिए थोड़ा भोर घाट के दर्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। भोर घाट का दर्रा कहाँ से कहाँ तक है, क्या है नहीं है। देखो अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में दो घाट है। एक घाट का नाम इस तरह पूरा का पूरा पूर्वी घाट है, और एक घाट का नाम पूरा का पूरा क्या आपका है पश्चिमी घाट, समझे ना। इसी पश्चिमी घाट में क्या पड़ता है आपका है भोर घाट का दर्रा। एक में पड़ता है थाल घाट का दर्रा, थाल घाट का दर्रा, समझे ना। तो ये सब दर्रा आपका है भोर घाट का दर्रा, और कौन सा आपका है थाल घाट का दर्रा है। ये सब पूर्वी घाट में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी, आप बोलिएगा मास्टर जो पश्चिमी घाट है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। बाबू ये आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, समझे ना। इसकी पूरी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यहाँ औसतन जो पहाड़ी ऊंचा मिलेगा वो मिलेगा 1200 मीटर, 1200 मीटर।
तो औसतन जो यहाँ ऊंचा पहाड़ है कितना आपका वो है 1200 मीटर का है, समझे ना। और ये कितना लंबा आपका है कृष्ण से कन्याकुमारी तक का पूरे, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा आपका, ये जो पश्चिमी अबू घाट है इसकी पूरा आपका जो लंबाई है वो कितना आपका वो है 1600 आपका किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। जो औसतन पहाड़ मिलेगा वो कितना ऊंचा आपका वो है 1200 मीटर के ऊंचाई का पूरा आपका वो है पहाड़ है, समझे ना। चलिए थोड़ा इसमें कुछ वो और देते हैं, समझे ना। ये जो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट आपका वो है सरना, ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से स्टार्ट होता है, समझे वो सरना। और ये लास्ट में यहाँ तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, समझे ना। क्या आपका पश्चिमी घाट है। यहाँ एक जगह पड़ता है आपका है 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश, समझे ना। 16 डिग्री जो आपका वो अक्षांश है ये गोवा से होकर गुजरता है, समझे ना। और यह पूरा का पूरा पश्चिमी घाट को भागों में क्या करता है आपका है बांट देता है। एक भाग का नाम आपका पड़ता है उत्तरी और एक भाग का नाम क्या पड़ता है आपका है दक्षिणी। दक्षिणी के सर्वोच्च चोटी का जो नाम पड़ता है उसका नाम है कुद्रेमुख, और जो उत्तरी का सर्वोच्च चोटी है उसका नाम आपका पड़ता आपका वो है कलसूबाई। तो वो साफ साफ बोलेगा पश्चिमी घाट का दो हिस्सा, एक हिस्सा उत्तरी वाला, एक हिस्सा आपका दक्षिणी वाला। उत्तरी का चोटी का नाम जब का है कलसुबाई है, और नीचे वाला का नाम क्या आपका वो है रे, तो क्या आपका है कुद्रेमुख है। इसकी ऊंचाई कितना आपका है 1892 मीटर है, 1892 मीटर है। ये पूरा का पूरा था पश्चिमी घाट। लेकिन हमको बात करना है पाल घाट के बारे में, पाल घाट के बारे में, समझे ना। चलिए अगर हम पाल घाट के बारे में बात करते हैं थोड़ा वो गौर कीजिएगा। देखो पहले यहाँ आपको तीन घाट पढ़ना है, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, समझे ना। देखो अगर हम सपोज ये मानते हैं कि इस जगह मुंबई है, समझे वो सरना, तो यहाँ की इधर क्या आपका है नासिक है, और यहाँ क्या आपका वो है तो पुणे है, समझे ना। तो मुंबई से लेकर जो नासिक तक गया है इस घाट का जो नाम है, इस घाट का नाम आपका है थाल घाट। और जो मुंबई से लेकर पुणे है इसी का नाम क्या आपका वो है भोर घाट। तो को पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट पूरा का पूरा गुजरात से लेकर यहाँ आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है, समझे ना। ये पूरा का पूरा 16 किलोमीटर का लंबा है। यहाँ औसतन जो पहाड़ है वो आपका 1200 मीटर की ऊंचाई है। इस जो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है एक 16 डिग्री अक्षांश पे पूरा का पूरा बांध देता है दो भागों में, जरा बोलते हैं उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या आपका वो है, तो उत्तरी के सर्वोच्च चोटी का नाम पड़ता आपका है कलसू बाई, और दक्षिण के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या पड़ता आपका है तो कुद्रेमुख, क्या आपका वो है कुद्रेमुख। यहाँ आपका तीन दर्रा है, एक दर्रा हम लोग क्या पढ़े हैं थाल घाट दर्रा, और क्या आपका है भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा मुंबई से लेकर नासिक तक है, अगला दर्रा मुंबई से लेकर जब का है पुणे है, यहाँ उस दर्रा का वो है भोर घाट आपका दर्रा है, समझे ना, भोर घाट दर्रा। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। नहीं देखो अगला जो क्वेश्चन आपका है वो उसका नाम आपका है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है कि नहीं है। ये सबको पता होना चाहिए, समझे ना। कि ये अगर मान लिया जाए दक्षिण भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ क्या आपका वो है अरब सागर है, समझे ना। अरब सागर में ही क्या पड़ता है आपका है लक्षद्वीप, यहाँ क्या पड़ता आपका है लक्षद्वीप, समझे ना। यहाँ क्या पड़ता आपका वो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में अगर बोलिएगा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है ऑन्डेट द्वीप है, समझे ना। यहाँ एक द्वीप का पड़ता है पिटली द्वीप है, क्या वो है रे पिटली द्वीप, समझे ना। पिटली द्वीप में कोई मानव निवास नहीं करता है कि नहीं है। आपको साफ साफ बोलेगा किस द्वीप पर मानव निवास नहीं करता है, तो पिटली द्वीप पर को मानव रहता आपका नहीं है। एक द्वीप यहाँ पड़ता है जानते हैं कब गंज है आगाती द्वीप है, क्या आपका वो है रे आगाती द्वीप है। आगाती द्वीप में अगर रहिएगा ना यहाँ आप सर कौन सी कहते हैं हवाई हवाई अड्डा है, कहाँ आपका आगाती द्वीप पर, समझे ना। पिटली में कोई मानव निवास नहीं करता है, अगादी का हवाई अड्डा है। और इस द्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम कौन आपका है ऑनड्रेड है, क्या आपका वो है ऑनड्रेड है। इस द्वीप का जानते हैं ना भाषा जो है उसका नाम कौन आपका है मलयालम भाषा है, क्या आपका वो है मलयालम भाषा। इसी राजधानी कहाँ पड़ता है लक्षद्वीप का पड़ता है तो कावारती, इस राजधानी कहाँ आपका है कावारती। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ पड़ता है आपका है कावारती पड़ता है, समझे ना। चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं। अगला आपका है कि अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है। अगला कौन सा नदी आपका है अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलता है आपका है। पहले तो ये वो जानते हैं ना कि अलकनंदा नदी क्या है। देखो अलकनंदा दो नदियों से मिलकर बनता है। एक नदी का आपका नाम है धौली गंगा, और एक नदी का नाम क्या आपका है विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जब दोनों मिलता है ये आपका धौली गंगा है, यहाँ क्या आपका वो है विष्णु आपका गंगा है, समझे ना। जब ये दोनों गंगा मिलती है समझे ना, इसी का नाम क्या होता है आपका वो है अलकनंदा, अलकनंदा।
अब देखिएगा अलकनंदा में जब कोई नदी मिलती है इसका नाम क्या होता है आपका है, चेंज आपका हो जाता है। ऐसे हम बोलते हैं आपका है कि अलकनंदा प्लस पिंडार, अलकनंदा प्लस पिंडार के मिलने से क्या बनता है आपका है, कर्ण प्रयाग। क्या बनता है आपका है, कर्ण पंड प्रयाग। और अगला आपका अगर अलकनंदा प्लस भागीरथी हो गया तो इसका नाम क्या हो गया आपका, देव प्रयाग, देव प्रयाग। अगर अलकनंदा में पिंडार मिल गया, भागीरथी मिल गया, समझे ना। अगला नदी अगर मिलाते हैं हम मंदाकिनी, मंदाकिनी, समझे ना। अलकनंदा प्लस पिंडार क्या होगा, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस भागीरथी कौन चिपका होगा पूरे, देव प्रयाग, समझे ना। और अगला नदी कौन सा आपका है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी है। कब कब हुआ है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। तो इससे क्या बनेगा आपका, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो वो साफ साफ बोलेगा, समझे ना, कि अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के मिलने से क्या बनता है आपका है, रुद्र प्रयाग। अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलने से क्या बनता है, देव प्रयाग। और अलकनंदा प्लस पिंडार मिलने से क्या बनता है आपका है, कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा खुद ही बनता है आपका है धौली गंगा और विष्णु गंगा से, समझे ना। और अलकनंदा निकलती है कहाँ से है, संतोपत हिमानी, संतोपत हिमानी से। चलिए अब सर थोड़ा और आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्या है नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़। अगला है बोलते हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना वर्षा हमारे यहाँ होता है। आपको पता होना चाहिए अब कि हमारे देश में सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होता है वह किससे होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, समझे ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है 73.7%, 73.7% सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होता है इस दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब अगर बोलते हैं लौटते मानसून से हमारे यहाँ कितना वर्षा होता है, तो ये होता है 13.3%, 13.3% किससे, लौटते हुए मानसून से, समझे ना। और एक होता है आपका है कि पश्चिमी विक्षोभ से हमारे यहाँ कितना वर्षा होता है, वो हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से लेकर 2 से लेकर 3% वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ, समझे ना। और एक वर्षा आपका होता है प्री मानसून, माने ये मानसून जो आया है ना इससे जो पहले वर्षा हो गया इसे क्या बोलते हैं, प्री मानसून। उससे हमारे यहाँ 10% वर्षा होता है, इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा। एकरा बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी। और एकरा बोलते हैं कुछ कहते हैं जी, उत्तरी पूर्वी। तो थोड़ा उल्टा हो गया इस जगह, दक्षिणी पश्चिम मानसून 73.7% वर्षा आपका हो गया, ठीक है। देखो अब वो लौटता हुआ मानसून जो है एकरा बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, समझे ना, लौटता हुआ मानसून। इससे कितना वर्षा होता है आपका, वो है 13.3%, समझे ना। और ये जो है एकरा बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इससे कितना वर्षा होता है आपका, वो है तो 2.3%। और ये कितना आपका है, 10% है ना। इसे बोलते हैं प्री मानसून, इसे मतलब क्या बोलते हैं, प्री मानसून। तो वो साफ साफ बोलेगा प्री मानसून कितना वर्षा होता है आपका है, 10%। वो टोटल को जोड़िएगा, पुर जाएगा कितना, पुर जाएगा आपका 100%, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जरा अगला क्वेश्चन पे बुआते हम लोग हैं। अगला आपका है कि लाओस की राजधानी कहाँ है। बुढ़वा सब पूरा का पूरा आप लोग याद करवाए हैं, समझे ना, कि आसियान में आपका 10 देश पड़ता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, समझे ना। ये उसी में एक देश क्या पड़ता है आपका, लाओस है। लाओस की राजधानी कहाँ पड़ता है आपका है, वियंतियान। क्या पड़ता है आपका है, वियंतियान। और एक जगह आपका और है म्यांमार, म्यांमार राजधानी क्या पड़ता है, नाप्याता, समझे ना। थाईलैंड राजधानी, थाईलैंड का आपका वो है बैंकॉक है। लाओस का वियंतियान हुई है क्या, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, समझे ना। एक बाद क्या आपका कंबोडिया है, कंबोडिया राजधानी क्या होता है, नोम पनहे, नोम पनहे, समझे ना। तो म्यांमार, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। जैसे वियतनाम का जो पूरा राजधानी है वो क्या होता है, हनोई होता है। क्या होता है आपका, वो है हनोई। तो म्यांमार नाप्याता हो गया, थाईलैंड क्या कहते हैं बैंकॉक हो गया, लाओस का वियंतियानी हो गया, एक बाद कंबोडिया का नोम पने हो गया, है कि नहीं है। इंडोनेशिया का वो जानबे करते जकार्ता होता है, फिलीपींस का क्या होता है, मनीला होता है। ब्रुनेई का राजधानी कहाँ होता है, बंदर शेरी। क्या होता है आपका, वो है बंदर शेरी। और राजधानी मलेशिया कहाँ होगा, कुआलालंपुर होगा, कुआलालंपुर। चलिए एक बाद आपको अफ्रीका महाद्वीप का देश सब पूरा का पूरा याद ही होगा, जरा बोलते हैं पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, चाड, नाइजर, मौली, मटुनिया, गिनी, बिसु गिनी, सियरा लियोन, कोट दैवरी, बुर्किना फासो, ये सब कि नहीं है। ये सब देश पूरा का पूरा आपका अफ्रीका का हो गया। अगर यूरोप महाद्वीप की देश की बात करते हैं वहां भी आपका नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। इसे पूरा का पूरा देश है कि नहीं है। बाबू इसको राजधानी पूरा का पूरा याद रख लो, क्या एग्जाम वाले से क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है जी। तब ये सब क्वेश्चन ना पूछे समझे वो नहीं है। चलिए अगला आते हैं, तो अगला ऊपर देखो, अगला कौन सी क्वेश्चन दिया गया आपका है।
अगला जो क्वेश्चन है उसका वो का नाम है कि रियो सम्मेलन कब हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है हो। देखो वो सर, एक आपका पृथ्वी के लिए सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम का सम्मेलन। स्टॉकहोम का सम्मेलन ये आपका 1972 में हुआ था, ठीक ना आपका मुन्ना। तो 1972 के जस्ट 20 साल के बाद 1992 में जानते हैं एक बैठक बुलाया गया पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी पे पूरा का पूरा बात करने के लिए। इसे बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये हुआ था 1992 में। ये हुआ था आपका रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो में कहाँ होता कब पूरे रियो डी जेनरो में। ये कहाँ पड़ता आपका है ब्राजील में। कहाँ पड़ता कब ये रे ब्राजील में, समझे ना। 1992 में हुआ था ये कहाँ हुआ था आपका रियो डी जेनरो। कहाँ पड़ता आपका है ब्राजील, समझे ना। इसे हम लोग बोलते हैं रियो सम्मेलन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं रियो सम्मेलन। तो क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपको वो है कि हाँ ठीक है ठीक, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रियो सम्मेलन का 1992 में। अगर ये पूछा हम लोग कुछ और थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो अगला पूछेगा आपको कि रियो प्लस 5 कहाँ हुआ था। तो रियो प्लस 5 तो रियो 1992 हुआ था, 92 प्लस 1997 हो गया। ये कहाँ हुआ था आपका पूरे रियो प्लस 5 आपका रियो प्लस 5 कहाँ हुआ था आपका तो न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला पूछेगा आपको जानते हैं ना रियो प्लस 10 कहाँ हुआ था। तो ये बताओ 2002 में हुआ था। ये आपका जोहान्सबर्ग में। कहाँ का होगा वो वगैरह जोहान्सबर्ग में होगा। अगला होगा रियो प्लस 20, ये 2012 में होगा। कहाँ का होगा ये रियो डी जेनरो में होगा। रियो डी जेनरो में होगा, ठीक है। चलो वो अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो अगला कौन सी दिया गया है क्वेश्चन में। अगला दिया गया है विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है। अरे बाबा रे बाबा, विश्व भूगर्भ जल दिवस। तुम तो पहले ये पूछो कि जल दिवस पहले कब मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। अगला क्या है विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाते हैं 10 जून को। 10 और अगला पूछेगा जल संसाधन दिवस कब मनाते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को। देखिए तो भूगर्भ जल दिवस कब मनाते हैं 10 जून को मनाते हैं। 10 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। महासागर दिवस 8 जून को, है कि नहीं है। और क्या कहते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं 22 मई को। एड्स दिवस कब मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। नहीं मनाते हैं। डॉक्टर दिवस है 1 जुलाई को मनाते हैं। तब इसे पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। कब बालिका दिवस कब मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं तब। चलो बुरे, ये तो पूरा इजी क्वेश्चन था जी। एक में कौन सी है वो, है कि नहीं है। क्वेश्चन वो बताइए आप लोग कमेंट में कि प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, है कि नहीं है। एक क्वेश्चन आपका हो गया प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। और एक क्वेश्चन और बताइएगा आपको समझे ना पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। आप बताइएगा पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं और प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। एक क्वेश्चन और बताइएगा आपकी बाघ दिवस कब मनाते हैं। और मनाते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में लोग हैं। अगला कहता है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ होने पर जैव विविधता पर क्या असर पड़ेगा। अरे बाबा थोड़ा वो गौर करके पढ़िए। देखो बाबू ये आपका पृथ्वी है, समझे ना। अगर ये पृथ्वी है तो बीच का ये 0 डिग्री अक्षांश है। ऊपर वाला आपका 23.5 डिग्री होगा और ऊपर वाला और क्या आपका होगा 66.5 डिग्री होगा। वही कह रहा है ये 90 डिग्री पूरा का पूरा है। ये कह रहा है कि बोलते हैं ना अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं मतलब उच्च अक्षांश से अगर हम निम्न अक्षांश की तरफ आते हैं तो यहाँ जो होगा वो हमारा जैविकता घटेगा या बढ़ेगा। अब तुम बताओ सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहाँ होता है आपका वो है ये आपका नीचे का 23.5 डिग्री हो गया। सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा होता है 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में 10 डिग्री नीचे तक। तो स्वाभाविक सा बात है जहाँ मुझे ज्यादा मात्रा में वर्षा होगा वहाँ ज्यादा तरह का क्या होगा वनस्पति होगा आपका। इसलिए बोलते हैं ना ज्यादा मात्रा में जो जैव विविधता पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है उच्च में नहीं निम्न में, समझे ना। उसी तरह आपको पूछेगा भी पहाड़ों में उच्च चोटी पर ढेर मात्रा में पाया जाता है या निम्न चोटी पे। तो कहाँ पाया जाएगा निम्न चोटी पे। क्या पाएगा जैव विविधता पाया जाएगा। जैव विविधता का मतलब बड़वा ये होता है रे जहाँ एक ही प्रजाति का लोग नहीं रहे वहाँ तरह तरह का प्रजाति का लोग रहे, समझे ना। जैसे कि गाय है वहाँ भैंस भी रह रहा है, वहाँ बकरी भी रह रहा है, आदमी भी रह रहा है, सांप भी रह रहा है, मेढक भी रह रहा है, छिपकली भी रह रहा है। अगर पेड़ पौधे की बात करते हैं तो वहाँ नीम है, एक बाद पलास है और तरह तरह का गाछ है, आम है, बरगद है। ये तो ये पूरा का पूरा जो अलग अलग वैरायटी का कैटेगरी का जो चीजें हो गया इसी का नाम क्या हो गया पूरे जैव विविधता हो गया, समझे ना। क्या हो गया जैव विविधता। और ये उच्च अक्षांश में नहीं होने वाला है, कौन होता है आपका निम्न अक्षांश में। निम्न अक्षांश में। चलिए बताओ रियो प्लस 5 कहाँ हुआ था आपका वो रियो प्लस 5 रे जो संतों में हुआ था कहाँ हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। और रियो प्लस 10 कहाँ हुआ था आपका तो जोहान्सबर्ग में। और रियो प्लस 20 कहाँ हुआ था आपका पूरे तो रियो डी जेनरो में हुआ था। रियो डी जेनरो में। चलो आगे बढ़ते हैं अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको वो दिया गया जानते हैं कि सुंदरवन को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। आपको पता होना चाहिए बोलते हैं ना 18 को हमारे पास जैव मंडल रिजर्व है। 18 जैव मंडल रिजर्व में 12 जैव मंडल जो रिजर्व है यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। एक नीलगिरी को 2000 ईस्वी में, नीलगिरी को 2000 ईस्वी में, सुंदरवन और मानस 2001 में,
है कि नहीं है। और जो आपका बोलते हैं नन्ना देवी होगा वो 2004 में होगा, समझे ना। फिर जो सिमलीपाल होगा, क्या आपका होगा, सिमलीपाल, सिमलीपाल वो कब होगा, 2009 में होगा, समझे ना। और फिर एक होता आपका होगा अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, ये 16 में होगा आपका होगा, समझे ना। एक बाद आपका होगा कंचनजंगा, 2018 में होगा आपका, ठीक है। और पन्ना को 2020 में, 2020 में, समझे ना। एक आपका 2012 में भी शामिल किया गया है, आप कमेंट करके बताइएगा हमको 2012 में कितना आपका शामिल किया गया आपका है, समझे ना, ठीक नहीं है। चलो तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक बाबू है सर ना, ये आपका विश्वेश्वरैया का पुस्तक है, समझे ना। कि जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, दूसरा 56 से लेकर 61 तक, तीसरा 61 से लेकर 66 तक, फिर 3 साल पूरा का पूरा गैप होगा 69 से लेकर 74, 74 से लेकर 78, फिर 80 से लेकर 85, 80 से लेकर 90, 90 से 92, 92 से 97, फिर 2002 तक, फिर 2002 से लेकर 2007 तक, फिर 7 से लेकर 12, 12 से लेकर 17, बीच में क्या गया मोदी जी, है कि नहीं है। पंच योजना पूरा का पूरा खत्म। अब क्या आएगा, नीति आयोग, क्या क्या आएगा, सुनते ना, पंच योजना 5 वर्ष में बताना पड़ता था कि क्या आपने विकास किया या नहीं किया। अब कुछ नहीं वाला खत्म कर दिया किसने, आपका मोदी जी ने। मोदी यही सब तो कम है किया है मर्देंट, है कि नहीं है। जहां कुछ पूछा तो नहीं आपका खत्म, है कि नहीं। बिपिन रावत मर गया, वो इसका हिसाब किताब नहीं हुआ, बिपिन रावत कैसे मरा नहीं मरा, वो जो ब्लैक बॉक्स रहता है उसमें कोई पता नहीं चला, है कि नहीं है। ज्यादा सवाल जब करोगे तो खत्म कर दिया जाएगा, ये काम मोदी जी का है कि नहीं है। छोटा आया था, देश का विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दाढ़ी बढ़ा लिया है, विकास की करते सब रहे हैं। श्री मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, सलाम है उसको। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला आपका वो है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा, आपका वो है विश्वेश्वरैया का पुस्तक है 1934 में, समझे ना। देखो एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो और पढ़ लो। देखो 1944 में जानते हैं ना, एक 15 वर्षीय कार्यक्रम लाया गया था, 15 वर्षीय कार्यक्रम क्या लाया था 1944 में, 1944 में, समझे ना। 1934 में आपका आ गया प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1944 में एक 15 वर्षीय कार्यक्रम आया था, कार्यक्रम समझे ना। बम्बई के 8 उद्योगपति ने मिलकर ये प्लान पूरा का पूरा लाया था, समझे ना। और अगला आपका होगा 1945 होगा, 1945, इसको बोलते हैं जन योजना, क्या इसको बोलते हैं, जन योजना। और अगला आपका होगा 1950, 1950 में आता आपका सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना। तो आपको साफ साफ बोलेगा कि सर्वोदय योजना कब आया था, 1950 में। मेरा लोने वाला का नाम जयप्रकाश नारायण था, और ये जन योजना है इसको लोने वाला का नाम सबका है एम एन राय है, क्या वो है एम एन राय, एम एन राय है। तो बताओ सर रहे 1947 में जन योजना एम एन राय, है कि नहीं है। सर्वोदय योजना 1950 में किसने लाया है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण लाया है। चलो आगे बढ़ते थे हम लोग है। अगला आपका है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, समझे ना। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना किया गया था दूध में ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए, समझे ना। इसका स्थापना 1965 में हुआ था, 1965 में। इस तरह जानते हैं ना, भेड़ से दूध भी और भेड़ से बाल भी अधिक मात्रा में पैदा हुए, समझे। इसके लिए इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था, समझे ना। ये आप बताइए कमेंट में कि भेड़ और उससे भेड़ से बाल और दूध का उत्पादन करने के लिए इसका अनुसंधान संस्थान या इसका स्थापना कब इन्होंने क्या किया था, समझे ना। ये जहां तक हमको याद आ रहा है ये 1962 में किया था, 1962 में, समझे ना। एक क्वेश्चन भी और था, आप जानते हैं ना। एक था आपका ग्रामीण जनशक्ति, ग्रामीण जनशक्ति जो योजना था 1960 का है कि नहीं है। और जो गहन निवेश योजना है 1964 का है, 1964 का है। तो गहन निवेश 1964 का हो गया, समझे ना। ग्रामीण जनशक्ति 1960 का हो गया, 1960 का हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, समझे ना, कि केंद्र में द्विसदन और प्रांत में द्वैत शासन कब आया था, समझे ना। क्या बोल रहा आपका है कि केंद्र में द्विसदन और प्रांत में द्वैध शासन। देखो वो केंद्र में द्विसदन का मतलब ये होता है सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की नहीं है। उसी तरह उस टाइम में क्या था आपको बताइए, है कि नहीं है। देखो अब उस टाइम में भी जानते हैं ना, ये चीज था आपका केंद्र में द्विसदन था आपका, ये 1919 के अधिनियम से आया था, समझे ना। और प्रांत में द्वैध शासन ये भी कब आया था आपका, 1919 में आया था। मतलब कहने का मतलब जितना बढ़िया सब चीज है, समझे ना, उसका अधिकार अंग्रेजों के पास रहेगा। जितना खराब का जितना माल पत्र ले रही है आपका, समझे ना, वो क्या रखेगा आपका, दे देगा नॉर्मल लोग को, है कि नहीं है। संभालो तुम लोग पकड़ के पूरा का पूरा, है कि नहीं। जहाँ पैसा है पूरा का पूरा, समझे ना। एक बाद जहाँ पावर पावर पूरा का पूरा चीज है वो सब अंग्रेज रख लिया, समझे ना। नॉर्मल चीजें दे दिया है आगे सरकार को, है कि नहीं है। तुम लोग संभाल रहे हैं, हम लोग संभालना सब का नहीं है, समझे ना। वो सुनो देखो, एक बात यहाँ पे उठ के आ रहा है आपका कि द्वैध शासन और द्विसदन ये दोनों 1919 के अधिनियम से आपका आया था, समझे ना। देखो द्विसदन अगर बात करते हैं, द्विसदन था आपका 1919 में, 1919 में, समझे ना। इसका नाम था जिस तरह भी बोलते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, समझे ना।
उसी तरह वहां भी था आपका, उसमें उसका नाम था केंद्रीय विधायिका, क्या बोलते हैं, केंद्रीय विधान सभा, केंद्रीय विधान सभा, समझे ना। और उसमें बोलते इसको राष्ट्रसभा को बोलते थे केंद्रीय राज्य परिषद, केंद्रीय राज्य परिषद, समझ रहे हैं। ये क्या है, विधानसभा है, ये क्या है, राज्य परिषद है, समझे ना। उस समय इसका कार्यकाल था, आपको बोलते हैं ना 5 वर्ष, और एक कार्यकाल था आपका 3 वर्ष, है कि नहीं है। तो यही दूसरा सदन था आपका, एक केंद्रीय विधानसभा था, एक था केंद्रीय राज्य परिषद, समझे ना। तो एक कार्यकाल क्या सबका 3 वर्ष, एक करके ना 5 वर्ष, समझे ना। देखो यहाँ उसमें कुल मेंबर था आपका 144 था, 144 है। यहाँ कुल मेंबर था कितना आपका 60 था, कितना का पूरे 60 था, समझे ना। देखो यहाँ 144 था, यहाँ कितना आपका 60 था, समझे ना। एक में 34 तो आपका निर्वाचित होगा और 16 क्या आपका होगा मनोनीत होगा। यहाँ आपका 104 आपका चुनाव जीत क्या आएगा, 40 तो क्या आपका होगा मनोनीत होगा। ये कहने वो आज भी होता है, लोकसभा में 545 को लोग होता होगा, है कि नहीं, राष्ट्रसभा में 145 को होता होगा ना आपका। ओकरा में से जो राष्ट्रसभा में 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता आपका होगा। तब ये सब क्वेश्चन में दम खमना है जी, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछता एग्जाम वाला है। अगला है संविधान सभा जनता ने कितनी महिला थी, जब संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय कितनी महिला थी। अब हम तरह बताएं, संविधान सभा में कुल मिला के 15 गो महिला था, कितना महिला था आपका पूरे संविधान सभा में, कुल कितना महिला था आपका 15 महिला था। 15 महिला में अगर कुछ महिला की वो बात कर लेते हैं तो कुछ महिलाओं आपका आ जाएगा आपका क्या कहते हैं अमू मुस्कुराइन आएगा, समझे ना। एक बाद आपका क्या कहते हैं बेगम आएगा, बेगम रसूल आएगा, बेगम रसूल आएगा, है कि नहीं है। बेगम रसूल आपका आएगा। एक बाद में दुर्गाबाई होगा, हंसा मेहता होगा, एक बाद कौन कहते हैं मालती चौधरी होगा, रेणुका रे होगा, सरोजिनी आपका नायडू होगा, सरोजिनी आपका नायडू होगा, जे भी आपका कृपलानी होगा, जे भी कृपलानी होगा, समझे ना। एक बाद और इस तरह का पूरा लोग है, समझे ना। कुल मिला 15 गो महिला था, कितना महिला था पूरे 15 गो महिला। इसमें विजयलक्ष्मी पंडित भी का होगा, विजयलक्ष्मी पंडित भी होगा, और जे भी कृपलानी का नाम तो बोलबे किया आप लोग को, मालती चौधरी का नाम बोलबे किए, पूर्णिमा देवी का नाम बोलबे किए, रेणुका रे का नाम बोलबे किए। ये सारे के सारे लोग 15 गो महिलाओं में से क्या था शामिल था। तो साफ साफ बोलेगा कि संविधान सभा में कितनी महिला थी, कितना महिला था आपका वो 15 महिला, कितना महिला था आपका 15 महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जानते कौन सी दिया गया है कि राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रमंडल क्या होता है। राष्ट्रमंडल जानते हैं ना, एक सब देशों में जानते हैं ना एक सौहार्द माने कि भाईचारा का भावना विकसित हुए, समझे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रमंडल का स्थापना उन्होंने किया था आपका, है कि नहीं है। इसके नाम से वो जानते हैं ना 1930 ईस्वी से एक खेल का भी आयोजन किया जाता है, राष्ट्रमंडल खेल, यार बोलते भी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, समझे ना। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुआ था, दूसरा 1934 में हुआ था, 1934 में, पहला 1930, दूसरा 1934, समझे ना। चलो वो देखो राष्ट्रमंडल में हम लोग जो शामिल हुए थे, ये हुए थे मई 1949 में, मई 1949 में। तो आपको साफ साफ बोलेगा कि राष्ट्रमंडल को शामिल कब किया गया है, 1949 में किया था। एक बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को शामिल कर लिया गया है 24 जनवरी 1950 को, 1950 को, समझे ना। किसको रे, राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को, समझे ना। इसी दिन वो जानते हैं सर ना, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार का लाल था उसका नाम राजेंद्र प्रसाद है, समझे ना। उसको ही बनाया गया क्या कहता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, समझे ना। चलिए बाबू, तो ये था आपका पूरा का पूरा कहानी पॉलिटिकल साइंस का, समझे ना। अगला आपका दिया गया जानते हैं कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता कितने तरह का है। सुनो, न्याय 3 तरह का है कि नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समझे ना। और समानता 2 तरह का है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। पहला कौन सी है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर क्या आपका वो है अवसर की समानता। ये 2 तरह का समानता आपको मिला हुआ है, प्रतिष्ठा का भी और अवसर का भी। और जो आपको माने कि स्वतंत्रता मिला गया है, कितने का मिला आपका है 5 तरह का, विचार का, व्यक्ति का, विचार का रू व्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का रू उपासना का, है कि नहीं है। तो न्याय कितने का 3 तरह का, स्वतंत्रता आपका 5 तरह का, समानता आपका 2 तरह का। इस क्वेश्चन भूलने का गुना है, सब क्वेश्चन गलती कर मारिएगा ना, रेस से पहले ये बाहर हो गया, समझे ना। आप फालतू का आशा कर हमारा मेरिटो बनेगा, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तो मेरिट का बात करते हैं जी, गुरु भगवान। चलो वो आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जानते हैं ना राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है कि नहीं है। आपका वो है 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है, समझे ना। और ये प्रक्रिया कौन से लिया गया है, आयरलैंड से। याद कीजिए थोड़ा, आप तो वो आयरलैंड से कुछ चीजें और भी लिया गया, समझे ना। जैसे आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन से लिया गया, आयरलैंड से, जो भाग नंबर 4 में होगा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में होगा, 36 से लेकर 51 में आपका होगा। यहाँ सब जानते हैं कुछ चीजें और लिया गया है, क्या लिया गया थोड़ा वो गौर कीजिएगा तो, कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल,
आर्टिकल नंबर 54 में है। एक में कौन कौन भाग लेगा इसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। किसने आपका आर्टिकल नंबर 54 में। लेकिन ये लिया कौन से गया आपका आया लैंड से लिया, समझे ना। एक बाद मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग, ये सारा कौन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता, संसद, मंत्री सब कौन से लिया, ब्रिटेन से लिया गया आपका है। ऑफिस शक्ति कौन से लिया, कनाडा से लिया गया पूरा का पूरा है। संविधान संशोधन कौन से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, समझे ना। तो इस सब पूरा का पूरा याद पूरा ना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सब कौन से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। कौन से लिया गया, अरे फ्रांस से। पढ़िए तुम आपको बढ़िया से, ना पढ़ना है तो यहाँ पढ़िए, तो पढ़िए तो तुम पूरा मस्ती से तुम पढ़िए, है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतनाट्यम का पुनः जीवित किसने किया था। बाबू सुनो कटा भारतनाट्यम के बारे में। देखो भारतनाट्यम हमारा वर्तमान टाइम में जो 9 शास्त्रीय नृत्य है वो सर उसी 9 शास्त्रीय नृत्य में एक शास्त्रीय नृत्य क्या आपका भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम का जो उत्पत्ति वो हुआ है ना, ये हुआ है तमिलनाडु में। कौन सा हुआ है, तमिलनाडु जिला पड़ता है आपका अरकाड जिला, तमिलनाडु के अरकाड जिले में चिदम्बरम नगर से हुआ है, समझे ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है भरत अरु नाट्यम। भरत अरु मतलब भरत मुनि और नाट्यम सबसे मिलकर बना हुआ है, इसका नाम क्या है, भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम को जो चालू किया वो क्या था, देवदासी ने। किसको कहते हैं, जो मंदिरों में वो रहता है ना, पूरा का पूरा सा काम में है कि मंदिर में पूरा का पूरा अपना जीवन निछावर कर देना, समझे ना, वही लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन पता होगा कि देवदासी का प्रथा पूरा का पूरी बीच में खत्म हो गया था। तो देवदासी प्रथा खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, कौन, भरतनाट्यम। तो पुनः इसको जीवित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका वो है कृष्ण अय्यर को, कृष्ण अय्यर को। लेकिन दुनिया में पहचान रुक्मिणी देवी अरुण ढेल ने बनाया था, ना बनाया था आपका किस भरतनाट्यम का। भारतनाट्यम को जानते हैं सर ना, 4 शिक्षकों ने बहुत आगे आपका ले गया है कि नहीं है। वो तंजौर के 4 शिक्षक थे। वो 4 शिक्षक का नाम आपका है चिन्हैया है, चिन्हैया, पुनैया, बुद्धिवेलु और क्या आपका है शिवनंदनम है। तो चिन्हैया, पुनैया, बुद्धिवेलु क्या आपका होगा, शिवनंदनम होगा, समझे ना। सुनते हैं देखो एक में कुछ लोग और भी थे भरतनाट्यम में कलाकार की अगर बात करते तो मल्लिका साराभाई होगा, मृणाल साराभाई होगा, समझे ना। ये सब एक बाद पूरा का पूरा भरतनाट्यम से सब पूरा का पूरा कलाकार आपका शामिल है भरतनाट्यम से। एक हम जानते हैं सर ना, इस तरह हम लोग संसद में स्टार्ट होता है राष्ट्रगान से, खत्म होता है राष्ट्रगीत से, है कि नहीं है। तो हम लोग भी देखते हैं ना, सुबह सुबह कोनो कम स्टार्ट करते होंगे तो जय हिंद से, लास्ट में जय भारत करते हैं, नहीं करते हैं। उसी तरह जानते हैं सर ना, जैसे हम लोग होता है क्लास स्टार्ट, है कि नहीं है, जय हिंद से खत्म होगा जय मंदार जय बिहार से, जय मंदार जय बिहार से। उसी तरह जानते हैं ना, वो भारतनाट्यम में जो चालू करता है जो शुरू करते हैं, जो उसमें कुछ बोला जाता है उसका नाम क्या आपका अला रिप्पू है, क्या वो है अला रिप्पू। और जो लास्ट में होगा जो स्थापन होगा पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या बोलेंगे, थिल्लन, की बोलेंगे थिल्लन। तो अला रिप्पू और क्या होता है आपका वो है थिल्लन, ना तो आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको मिला है, क्वेश्चन का वो नाम है कि हाजागिरी और लेबांग बोमनी कहाँ का नृत्य है कि नहीं है। पूछते हैं ना, ये सारे जो नृत्य हैं ये नृत्य आपका फसल कटाई के बाद किया जाता है कि नहीं है। जब फसल कट रहा होता है ये सब नाच कर रहा होता है, समझे ना। तो ये जो दिखाई आपको पड़ रहा है हजागिरी, क्या आपका वो है हजागिरी और लेबांग बोमनी, समझे ना, ये दोनों आपका त्रिपुरा का है कि नहीं है। वहाँ एक समुदाय पाया जाता है आपका है रियांग समुदाय, रियांग समुदाय। तो रियांग समुदाय के द्वारा वो जानते हैं सर ना, ये दोनों कहा जाता है आपका है, एक का नाम क्या है हजोंग है और एक का नाम है लेबांग बोमनी है। कुछ आपको और हम बोलते हैं, सुनिएगा मेरा वो बात तो धन्नौच सिक्किम में है, धन्नौच कम का वो है सिक्किम में है। एक बाद हिंदी करते हैं कौन सी कहते हैं जी, बिहू कम का वो है असम का है, समझे ना। एक बाद कुछ और नृत्य की अगर वो बात हम करते हैं तो एक नृत्य का है हजोंग है, क्या का वो है हजोंग है, समझे ना। एक वो हजागिरी भी है, क्या का वो है हजागिरी। हजोंग कब का होगा, त्रिपुरा में होगा। लेकिन हजागिरी समझे ना कब का होगा, आप वो करें मेघालय में, कब का होगा मेघालय में होगा, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जनता कौन सी है, महावीर चरित्र पुस्तक के लेखक क्या होंगे, समझे ना। जो कब ये सारे पुस्तक संस्कृत संस्कृत के नाटक नाटक है कि नहीं है। ये क्या आपका संस्कृत का नाटक है, समझे ना। देखो ये जो है वो ना महावीर चरित्र, महावीर चरित्र इसको लिखने वाले आदमी का नाम है भवभूति है, क्या आपका वो है भवभूति। भवभूति के बाद वो जानते हैं ना, बहुत कम मात्रा में आपको संस्कृत का नाटककार मिलेगा, समझे ना। एक नाटककार का नाम मुझे का वो है भवभूति है, भवभूति। इससे पहले तो और बहुत सारे नाटककार ऐसे पुराने नाटककार फेमस के करवा करते हैं, कालिदास है, क्या आपका वो है, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, है कि नहीं है। ये इन्होंने सब विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम, इन्होंने सब पुस्तक आपका लिखा हुआ है। एक आपका महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन, उन्होंने कोई पुस्तक लिखा था आपका जानते हैं ना, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन ये लिखा आपका वो है महेंद्र वर्मन, समझे ना। ये जो आपका हम बात करते हैं इसका नाम मालती माधव है, मालती माधव। इसको भी किसने लिखा आपका है भवभूति ने, भवभूति ने। तो ये हो गया आपका मालती माधव भवभूति लिखा है आपका है। एक बाद महावीर चरित्र भी के लिखा है वहां भवभूति ने लिखा है। और एक था उत्तर राम चरित्र भी के लिखा आपका है भवभूति ने, भवभूति ने। इसके बाद जानते हैं ना
संस्कृत का नाटककार बहुत कम हुआ है, समझे ना, नहीं के बराबर ही हुआ है, समझे। कि कौन निकुंज के राजा यशुवर्मन के दरबार में रहा करता था आपका, कौन आपका, भभूति जी। अगला आपका वो है द्रविड़ शैली का जनक किसे माना जाता है। आपको पता होगा, वो जानते हैं ना सर ना, कि ये सब मंदिर बनने का पूरा शैली है। मंदिर बनने का 3 शैली आपको मिलेगा, समझे। एक शैली का नाम नागर शैली है, एक का नाम द्रविड़ शैली है, एक का नाम क्या है, बेसा शैली, समझे ना। तुमको पढ़ना कौन सी आपका है, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। बोलते हैं ना, द्रविड़ शैली जो है ये कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा क्या आपका है, फैला हुआ है। क्या आप करे, द्रविड़ शैली। उधर पता है द्रविड़ शैली को चालू करने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है किसको, आपका हुआ है, तो ये दिया जाता है आपका है पल्लव को। लेकिन इसको ऊंचाई पर लाया है चोल ने, समझे ना। ऊंचाई पर ले जाने से क्या होगा, आने वाला जो राजा सब आया है वो पूरा का पूरा कमजोर था, और उन्होंने ध्यान ही पूरा का पूरा नहीं दिया इस मीटर पे, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, नीचे चला गया। तो विजयनगर साम्राज्य का आते आते वो जानते हैं ना, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। कौन आपका, नागर शैली। नागर शैली की अगर बात वो करते हैं, समझे ना, इसमें पूरा का पूरा मंजिला, बहु मंजिला होगा, समझे ना। इसमें अष्टकोणीय होगा, ऊपर में जानते हैं मंजिल को बना पिरामिड नुमा पूरा का पूरा चीज आपका बनाया जाता आपका है, समझे ना। एक में बैठने का व्यवस्था होता है, गोपुरम होता है पूरा का पूरा, किसमें, नागर शैली में। तो नागर शैली को चालू करने का श्रेय पल्लवों को दिया जाता है, लेकिन ऊंचाई चोल का नहीं मिला था आपका, है कि नहीं है। और इसके अलावा अगर वो बात हम करते हैं, तो नागर शैली को, नागर शैली जिस टाइम में खत्म हो गया, धीरे धीरे पतन के कगार पे चला गया, उसका नाम क्या था आपका, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़े थे जी, संगम वंश, सालुक वंश, तुलु वंश और आर्बिडु वंश। तब यही सब तो क्वेश्चन आपका वो है एग्जाम वाला। चलो अगला पढ़ते हैं, देखो अगला कौन सी कहता है ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है। अरे बाबा, ताजमहल 83 है कि नहीं है, 1983 में। इसके अलावा वो जानते हैं ताजमहल के अलावा शामिल 1983 में और भी हैं, जैसे अजंता हो गया है कि नहीं है, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, अजंता रो एलोरा हो गया, फिर क्या आपका हो गया, ताजमहल हो गया, और आगरा का किला हो गया, आगरा का किला। तो ताजमहल, एलोरा, आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा, आगरा का किला, समझे ना। और कौन सी बोले भी वो तुरंत भी आप, ताजमहल है कि नहीं है, एक बाद एलोरा, एक बाद आगरा का किला, समझे ना। इसका कौन क्या 1983 में, 1983 में, है कि नहीं। अजंता का गुफा होगा, अजंता का गुफा। 1984 जो शामिल किया गया, ये क्या क्या है, सूर्य मंदिर को, समझे ना, और महाबलीपुरम को, महाबलीपुरम को। और 1985 में वो शामिल जो क्या गया है, वो क्या गया आपका, वो है काजीरंगा को और मानस को, काजीरंगा करो, मानस को, समझे ना। काजीरंगा और पंजाब का हुआ है मानस, समझे ना। जो 1986 होगा, 1986 किया गया था आपका गोवा को, है कि नहीं है। एक बाद हम्पी को और खजुराहो को, खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया, समझे वो ना। तो गोवा हो गया, एक बाद रे हम्पी हो गया, गोवा का चर्च वो है रे, और हम्पी हो गया, क्या हो गया आपका, खजुराहो, क्या हो गया वो, खजुराहो। इसको कब क्या गया, 1986 में, 1986 में। चलिए वो आगे पढ़ते हम लोग हैं। देखो अगला कथा जानते हैं ना, कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था। अरे बाबू याद करो, जानते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थापना 1962 में हुआ था। और अंतरिक्ष में अगर कोनो कार्यक्रम हो रहा है, तो जनक किसे बोलते हैं, विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को, समझे ना। तो अंतरिक्ष का जनक किसे बोलते हैं, विक्रम साराभाई को बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थापना 1962 में हुआ, समझे ना। और यहीं से 1963 में पहली बार थुम्बा को भेजा गया था, थुम्बा नामक रॉकेट को, थुम्बा नामक रॉकेट को, है कि नहीं है। इन बाबू अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अगर किसी का उपग्रह है, उसका नाम क्या आपका था, आपका वो स्पुतनिक, नाम क्या आपका वो है, स्पुतनिक है। और ये हमारा नहीं, सबका है, रूस का, सबका वो है रे, रूस का, समझे ना। एक कुत्ता आपका लाइका भी गया था, कुत्ता क्या था आपका, लाइका भी गया था, नहीं गया था, वो स्पुतनिक 2 से गया था, स्पुतनिक 2 से, समझे ना। ये सब गया आपका, वो कब था आपका, सब कब गया है जी, 1957 की 59 रे। छोटा सब भूल गए, जितना पढ़ा है इसको याद है उतना है मर जनता। लूना 3 का नाम वो सुने होंगे, 1959 में गया था, 1959 में। वो स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2, समझे ना, दोनों 1957 में गया था, समझे ना। एक बाद जो लूना 3 है, लूना कौन का वो 9 है, लूना 3 1959 में गया था, और लूना जो 9 है 1968 में गया, समझे ना। लूना 3 जानते कौन सी करता है, जो भस्सा चंद्र का दिखाई नहीं पड़ता है उसका फोटो खिंचलाया था, है कि नहीं। जो लूना 9 है, समझे ना, वहां से कहता है कि जानते हैं ना, कुछ कुछ मना लूना 9 वहां पे उतरा, और वहां से जो पूरा का पूरा साक्ष्य था उसको लेके कहा जमीन पर आया, कौन का लूना 9। उत्तर पते होगा ओपुलुबला 1969 में गया था, मार्च 1971 में गया था, और शुक्ला 1965 में, 1965 में। अब हम लोग चंद्रयान की बात करते हैं, तो 3 को बच चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। 2008 में, 2000 के बाद रे 19 में, फिर 2000 रेप का रे क्या कहते हैं 23 में, 2023 में, समझे ना। तो 8 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, समझे ना। जगराम चंद्रयान 1 जहाँ फर्स्ट उतरा था, उसका नाम किताब का बू, उसका नाम था आपका क्या कहते हैं जी, सकल्टन गड्ढा, सकल्टन गड्ढा। जो चंद्रयान 2 जहां उतरा,
उसका नाम कितना, तिरंगा पॉइंट था। और जब 3 उतरा, उसका नाम कितना, शिव शक्ति आपका पॉइंट है। क्या आपका वो शिव शक्ति पॉइंट है। मंगल मित्र पते होगा, मंगलयान भेजने वाला हम लोग चौथा देश है कि नहीं है। हमसे पहले अमेरिका भेज चुका है, रूस भेज चुका है, और भेजा आपका वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ मंगल ने हम लोग को भेजने में 450 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। कितना खर्चा हुआ है, 450 करोड़ रुपये का आपका। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला कुंजी कहता है ना, साइरस तापीय रिएक्टर समझे ना, बार्क में किसके सहयोग से स्थापना किया गया था। उधर पता होना चाहिए, जानते हैं ना, बार्क मतलब पता है भाभा एटॉमिक रिएक्टर सेंटर, समझे ना, माना कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, समझे ना। तो वो ये जानते हैं ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, कब का वो ये रे ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, समझे ना। यहाँ पर वो जानते हैं ना बहुत सारा रिएक्टर लगा हुआ है, समझे ना, कहाँ पर आपका बार्क में। तो बार्क में बहुत सारा रिएक्टर लगा हुआ है। एक रिएक्टर का आपका वो जो नाम है, उसका नाम आपका है साइरस है। क्या आपका वो है रे साइरस। साइरस कनाडा के सहयोग से लगाया गया, समझे ना। इसके अलावा वहाँ बहुत सारा लगाया गया है जी, जैसे कि आपका वो लगाया गया अप्सरा है, समझे ना। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर, उसका नाम क्या आपका वो है अप्सरा है, समझे ना। अप्सरा को 1956 में लगाया था, 1956 में। तो अप्सरा को 1956 में लगाया गया था। अप्सरा 1956 होगा आपका वो। अगला साइरस, इसको कनाडा के सहयोग से लगाया था 1960 में, समझे ना। फिर क्या होगा आपका जर्लिना होगा, समझे ना, इसको कब लगाया गया है, 1961 में। अगला फिर आपका पूर्णिमा 1 होगा, पूर्णिमा 2 होगा, पूर्णिमा 3 होगा। पूर्णिमा 1 को 72 में, पूर्णिमा 2 को 84 में, पूर्णिमा 3 को कब लगाया था, 1990 में, 1990 में। इसमें और लगाया गया है, इसका नाम ध्रुव है। ध्रुव को 1985 में लगाया था, 1985 में, समझे ना। वो यही आपका है। अप्सरा कब था आपका 56 में, सरस आपका 60 में, जर्लिना कब का हुआ है 61 का आपका है। तो पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। पूर्णिमा 1 कब का लगाया था 72 में, पूर्णिमा 2 84 में, पूर्णिमा 3 को लगाया 1990 में, 1990 में। तो वो ये था आपका साइरस का बात। आपको साफ साफ बोलेगा साइरस का स्थापना कनाडा का सहयोग से कहाँ हुआ है, बार्क में। कहाँ आपको हुआ है बुरे, बार्क में। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ हुआ था, पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में, 1971 में, समझे ना। ये जो वो साइरस है ना, ये पूरा का पूरा समस्थानिक आप खोजी वो करता है, समझे ना। एक आपको जानते हैं ना कॉमिनी भी है, माना कल्पक्का मिनी रिएक्टर, कल्पक्का मिनी रिएक्टर। चलो वो आगे पढ़, बहुत सारा क्वेश्चन है मर्दे। अगला क्वेश्चन आपका बोलते हैं ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक किसे माना जाता है, समझे ना। जो माता बोलते हैं ना बच्चा पुत्र को पैदा करने में असमर्थ है, समझे ना, उसमें एक व्यक्ति का पूरा एकदम, उसका नाम आपका एडवर्ड्स है, समझे ना। एडवर्ड्स ने क्या लाया आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी लाया, टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बोलते हैं ना पहली बार दुनिया में बच्चों को जन्म भी दिया गया ना आपका, भारत में जन्म हुआ है। भारत में शुरू में एक व्यक्ति का नाम था आपका, क्या कहते हैं, हर्षा था, है कि नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इससे पहले वो और भी था, समझे ना। हर्षा का जो स्थापना हुआ था, मैंने हर्षा को जो जन्म दिया है, इंदिरा हिंदुजा की देख रेख में दिया है, समझे ना। और एक बच्चे का जन्म पहले भी हुआ है, वो सुभाष मुखोपाध्याय के देख रेख में हुआ था ना, बता आपका है कि नहीं है। सुभाष मुखोपाध्याय के देख रेख में, समझे ना। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, एकरा जनक से बोलते हैं एडवर्ड्स को, समझे ना। एकरा वो नोबेल का पुरस्कार भी मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, समझे ना, 2010 में, 2010 में। बेचारा मर गया 2013 में, 2013 में। ये पैदा हुआ था आपका 1925 में। कौन आपका वो है, एडवर्ड्स। कौन आपका वो है, एडवर्ड्स है। एडवर्ड्स पैदा कब हुआ था, 1925 में, समझे ना। इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला आपका, 2010 में, समझे ना। ये कब मर गया, 2013 में। कौन आपका, टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक, टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है अगला। अगला आपको जानते कौन सी है, रजौली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। मतलब वो पूछता ये है कि रजौली जो वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में, समझे ना। रजौली वन्यजीव अभयारण्य नवादा जिले में, समझे। कुछ और हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, जैसे कि बताइए हमको वो आप, उदयपुर कहाँ है आपका, ठीक है, एक उदयपुर हो गया। भीम बांध कहाँ का है, मुंगेर में आपका है। अगर मैं नागी और नकटी का नाम सुने होंगे, दोनों जमुई जिले में आपका है, समझे ना। जो आपका वो नागी और नकटी, नागी और नकटी, समझे ना। सबसे जो वो क्या कहते हैं छोटा है, वो क्या आपका वो है, छोटा वाला क्या आपका वो है रे, छोटा वाला नागी है, समझे ना। और दूसरा जो बड़ा छोटा है, समझे ना, वो पड़ता आपका है वैशाली जिले में। कहाँ पड़ता आपका वो है, वैशाली जिले में पड़ता आपका दूसरा छोटा वाला। तो रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता आपका वो है, नवादा में है। नागी और वन्यजीव का वो है नकटी, दोनों कहाँ का है, जमुई में है। दोनों को भी क्या कहते हैं यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, नागी और नकटी को, समझे ना। और कुल ना कभी क्या कहते हैं यूनेस्को में, सॉरी वो रामसर साइट में शामिल किया गया है, समझे ना। तो अभी जो कुल मिला के अपने देश में जो रामसर साइट हो चुका है, वो कितना हो चुका है आपका, 91। कितना वो आपका वो है, 91 हो चुका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि बिहार का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया जाता आपका है। यह बिहार को जो बांटा गया है, कितना भागों में बांटा गया है, वो बिहार को बांटा गया है 3 भागों में। कितना भागों में बांटा गया आपका वो है, 3 भागों में। देखो अगर ये पूरा का पूरा बिहार है वो ना, तो पूरे बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो ये इलाका जो पर्वत वाला है, समझे ना, ये अलग हो गया। अगर हम बोलते हैं तराई प्रदेश, तराई प्रदेश, समझे ना, ये हो गया।
ये बीच का इलाका मैदान का कहलाता है, बोलते हैं उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, समझे ना। और नीचे का जो इलाका है एक बोलते हैं पठार, बोलते हैं की बोलते हैं आपका वो है रे पठार, समझे ना। ये मैदान के बाद जो नीचे का इलाका कहलाता है पठार कहलाता है, कहलाता भी इस जगह है। बिंद का पठार और धारवाड़ का पठार, बिंद का पठार और धारवाड़ का पठार। बिंद का पठार यहाँ पे है, कैमूर रोहतास के पास है। धारवाड़ का जो पठार है मुंगेर के आसपास का पूरा इलाका आपका कहलाता है। तो ये तीन भागों में बटा गया है, पर्वत में, मैदान में और पठार में। वो साफ साफ बोलेगा कि भौतिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने भागों में बटा गया आपका वो है तीन भागों, समझे ना। ऊपर लैसा पर्वत का, फिर मैदान का है, फिर क्या आपका पठार का है। पर्वत मैदान और क्या आपका होगा वो पठार होगा, समझे ना। चल आगे बढ़ते हैं। बिहार में उर्वरक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये बरौनी में होता है जी, है कि नहीं है। बिहार में अधिक उर्वरक उत्पादन कहाँ होता है आपका वो है बरौनी में, समझे ना। उर्वरक के अलावा अगर और बात करते हैं कागज का, कागज समस्तीपुर में होता है कि नहीं है। चमड़ा अगर कहीं बोलेगा वो ना, तो चमड़ा कहाँ होता है आपका वो है पटना होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, पटना रो मुजफ्फरपुर में होता है आपका, ठीक है। और अगर बोलेगा जानते हैं ना कि औषधि का कहाँ होता है, औषधि का कहाँ होता है मुजफ्फरपुर रो पटना में होता है कि नहीं है। अगर बोलेगा रेशम वाला भागलपुर हो जाएगा पूरा का पूरा, सूती वाला बोलेगा गया रू पटना हो जाएगा, गया रू पटना हो जाएगा, समझे ना। अगर चीनी बोलेगा समझे तो पश्चिमी चंपारण में होगा, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों जगह क्या आपका होगा चीनी वाला होगा, ठीक है। एक बात अगर बोलेगा आपको सीमेंट तो रोहतास हो जाएगा, सीमेंट क्या होगा वो का होगा, सीमेंट क्या आपका होगा रोहतास होगा, समझे ना। सीमेंट का मिलेगा आपको रोहतास से मिलेगा, रेशम का मिलेगा भागलपुर में मिलेगा, है कि नहीं है। चलिए और हम लोग वो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला कौन सी कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान टाइम में कौन आपका है। और वो मुख्य चुनाव वर्तमान टाइम में क्या है जी, ज्ञानेश कुमार, है कि नहीं है। बताओ सर अभी वर्तमान टाइम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति है। कौन आपका वो संजय मूर्ति है, समझे ना। राष्ट्रपति का भी नाम जानिए रहे कौन आपका है कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू है आपका है, समझे ना। एक बताओ हमको मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त तुरते बोले कि आपका है ज्ञानेश कुमार है, समझे ना। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त कौन आपका है? तो हीरालाल है। कौन आपका वो है? हीरालाल, समझे ना। तेरा बता पूछेगा कि दलजीत सिंह जो वो है ना, वो किसका माना कि कौन सेना का आपका वो महानिदेशक है या अध्यक्ष है, समझे ना। वो बीएसएफ का, किसका वो है? बीएसएफ का। अमृत मोहन किसका आपका वो है? तो एसएसबी का है। किसका वो है? एसएसबी का, समझे ना। अच्छा बताओ, बताइए तो तुम लोग फिर अगला क्वेश्चन के रूप में। अब अगला क्वेश्चन वो दिया गया ना, बराक आठ क्या है? बराक आठ किन आपका है बोलते ना। बराक आठ को डीआरडीओ और इजराइल ने बनाया, समझे ना। इस तरह से हवा में मार करने वाला आपका माना की मिसाइल है, समझे ना। कौन आपका बराक आठ। अब इस तरह का मिसाइल जानते हैं हमारे हमारे में बहुत पहले बन चुका है। इससे क्या हो गया आपका त्रिशूल, क्या हो गया पूरे त्रिशूल, समझे ना। त्रिशूल भी जो वो है ना, वो कहाँ से कहाँ मार करता है, सदा से लेकर हवा मार करता आपका है, समझे ना। और एक आपका मिसाइल आपका और भी ऐसा नाम क्या आपका आकाश है, ये भी कहाँ से कहाँ मार करता आपका है, सत से लेकर हवा में, सत से लेकर हवा में, समझे ना। जो आकाश है ये 25 किलोमीटर तक मार करता है, और कितना करता है 9 किलोमीटर तक मार करता है। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है और आकाश है कि नहीं है। खैर पृथ्वी तो अब सर सतह पर मार करने वाला आपका है, समझे ना। और अग्नि भी सतह से कहाँ मार करता है आपका है, सतह मार करता है। लेकिन जो आपका त्रिशूल है कि नहीं है। और जो आकाश है सतह से लेकर हवा में, उसी तरह इसी के तर्ज पे क्या बनाया गया आपका वो है बराक आठ। क्या बनाया गया आपका है? बराक आठ, ये डीआरडीओ और इजराइल मिलकर बनाया है वो। चल आगे बढ़ते हैं। अगला वो कहता है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। कहाँ बनाया गया? कब हुआ रे? हैदराबाद में। तो भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है वो कहाँ बनाया गया आपका? वो हैदराबाद में, समझे ना। कुछ समझते हैं भारत का पहला बलम है। बताओ भारत का जो पहला वैदिक घड़ी कौन लगाया था? गया था आपका पूरे उज्जैन में। कौन लगाया आपका वो है? वैदिक घड़ी कौन लगाया गया आपका वो है? उज्जैन में, समझे ना। सीएसएफ की उस महिला का नाम बताओ जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, समझे ना। तो गीता समोटा होगा, गीता समोटा, समझे ना। चलिए ये हो गया आपका वो। अच्छा बताओ वो जानते हैं ना, एक आदमी का नाम बताना, ज्योति रात्रि होगा, ज्योति रात्रि, ज्योति रात्रि होगा, समझे ना। अच्छा तो आरती शरण का नाम सुने थे आप लोग? आरती शरण का नाम सुने होंगे, है कि नहीं है। वो जानते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये जो पार्लियामेंट्री फोर्स है ना, उसका पहली जानते हैं ना महिला, है कि नहीं है। चिकित्सा का महानिदेशक बनी है। कौन आपका? आरती सरीन, आरती सरीन, समझे ना। चलिए ये सब क्वेश्चन आपका करंट का भी फिलहाल चल रहा है, समझे ना। देखिए अगला कहता है कि सारथी 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, समझे ना। सारथी 2.0 के लॉन्च किया आपका है सेबी ने, है कि नहीं है। एक बाद मित्रा पोर्टल भी लॉन्च किया आपका है सेबी ही लॉन्च किया आपका है, समझे ना। हरियाणा में संजीवनी पोर्टल लॉन्च हुआ है, समझे ना। एक बाद आपका ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर, है कि नहीं है। एकलव्य पोर्टल के लॉन्च किया आपका है भारतीय सेना लॉन्च किया है, भारतीय सेना। किसको का वो एकलव्य पोर्टल को, एकलव्य पोर्टल को क्या लॉन्च किया आपका? भारतीय सेना लॉन्च किया है, किसको? एकलव्य पोर्टल को, समझे ना। फिर आपका स्कैन पोर्टल भी है, समझे ना। स्कैन क्या आपका वो है? पोर्टल है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला का आपका जो नाम है उसका नाम है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है, समझे ना। ये किरा बीच में होता है बाबू। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में। क्या होता है आपका वो है रे? बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास
भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ये भारत है, ये क्या आपका वो है सिंगापुर है, समझे ना। इनके बीच में क्या होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये कहाँ हुआ है जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पड़ता है आपका वो है रे राजस्थान में। कहाँ पड़ता है आपका वो है राजस्थान में। कुछ अभ्यास का आपको और नाम बोलते हैं जैसे कि टाइगर ट्रम्प, टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लो। ये दोनों भारत और अमेरिका के बीच में होता है कि नहीं है। टाइगर ट्रम्प कहाँ हुआ है तो टाइगर ट्रम्प विशाखापट्टनम में हुआ, तो समझे ना। एक अभ्यास सबका इंदिरा होगा, समझे ना। इंदिरा जो होता है ये इंडिया और रूस के बीच में होता है, ये चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ होगा वो है चेन्नई में, समझे ना। अच्छा, ये एक अभ्यास का आपका नाम होगा, बोलते हैं ना क्या कहते हैं खंजर अभ्यास, खंजर अभ्यास। एक होगा आपका डस्टली, क्या आपका होगा डस्टली, समझे ना। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है कि नहीं है। और जो आपका डस्टली का अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, और होता कहाँ का है पुणे में। कहाँ सर आपका वो है पुणे में, समझे ना। तो डस्टली का अभ्यास कहाँ होता है आपका वो है भारत और उज्बेकिस्तान। और खंजर भारत और किर्गिस्तान हो गया, समझे ना। डस्टली का कहाँ हुआ है पुणे में। कहाँ आपका हुआ है बोरे पुणे में हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अभ्यास आपका वो जानते कौन सी है, क्या कहते हैं एकेमी है, समझे ना एकेमी। ये भारत और तंजानिया के बीच में होगा, समझे ना। भारत और तंजानिया, समझे ना। एक अभ्यास का गरुड़ भी होगा और शक्ति भी होगा, समझे ना। ये जो गरुड़ और शक्ति है वो गरुड़ अलग है शक्ति अलग है। ये दोनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस, समझे ना। भारत और क्या वो है फ्रांस है, ठीक है। चलो एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव जाएगा। भारत और क्या आपका होगा मालदीव। एक्वेरियन क्या होगा भारत और मालदीव होगा। चलिए आगे बढ़ो। वो अगला देखो कौन सी कथा है। कथा है कि देखो क्वेश्चन अगला दिया गया है इनते कुछ वो रहे। अगला कहते तितली पक्षी चमगादड़ के पंख उड़ने का पंख जो है ना ये उड़ने का कार्य करता है, ये कैसा है समझे ना। तितली पक्षी चमगादड़ का पंख, बताओ तितली अपना पंख से कुंज करता है उड़ता है कि नहीं है। चमगादड़ भी कुंज करता आपका है उड़ता है कि नहीं है। और पक्षी भी कुंज करता आपका उड़ता है। तो अब वो साफ साफ बोलेगा ये कैसा अंग है, उत्तर पता होना चाहिए। तीन तरह का अंग है, समरूप अंग, संजात अंग और क्या होता है अपससी अंग होता है ना, तो आपका है। तो ये जो बोल रहे हैं तीनों का काम मुझे उड़ना है, माना साफ साफ है तीनों काम समान कर रहा है, लेकिन तीनों का उत्पत्ति क्या होगा अलग अलग हुआ होगा ना आपका। जब ऐसा हो जाए इसे क्या बोलते हैं समरूप अंग, समरूप अंग। एक होता है आपका वो है समजात अंग। समजात अंग वो जानते क्या होता है उसमें काम अलग अलग होगा लेकिन उत्पत्ति क्या आपका होगा समान होगा। जैसे क्या मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ ये काम क्या पकड़ने वाला काम होता है, किसी वस्तु को पकड़ना है, समझे ना। और जो बिल्ली कुत्ता का जो पंजा होता है वो भागने का काम में आता है, लेकिन इस दोनों में क्या आपका होगा, इस दोनों क्या आपका होगा तो समझाता क्या आपका होगा पूरे समझाता अंग होगा, समझे ना। माना कि कहने और चमगादड़ का पंख भी जाएगा, चमगादड़ का पंख, समझे ना। ये क्या होता है आपका है ये तीनों जो है ये तीनों कर्ता कुंज आपका वो है, तीनों का काम अलग अलग है, तीनों उत्पत्ति कुंज आपका वो है सेम है। इसलिए अंग कितना का हो गया तीन तरह का समझात समरूप और क्या होगा अवशेषीय। अवशेषीय अंग उसे कहते हैं ना जो खाली फालतू है वो सब कोनो काम बचा बचा आपका नहीं है। आपके शरीर में बाल कौन को जरूरी का है कौन का ये चीजें हैं को जरूरी आपका वो है रे ये को जरूरी आपका आवा नहीं है, ये सब फालतू सामान सब जाएगा। एक होता है अपेंडिक्स वो भी जाएगा, सब रहने वाला आपका आवा नहीं है। अब धर रहा है अपेंडिक्स ऑपरेशन करके निकालना पड़ता होगा जी। कहता है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी किसे कहते हैं, वो जिस तरह बोलते हैं ना कबा करू सहबाल, मैंने जितना में दोनों का गुण मैच कर रहा है, समझे ना। है कि नहीं, इसे तो क्या हम बोलते हैं कबा करू सहबाल। तो बीच का कड़ी कौन आपका लाइकेन है, फिर में कबा का गुण मैच कर रहा है और सबल का गुण मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। इसमें कौन आपका आएगा लाइकेन आपका आएगा, कौन आपका वो आएगा लाइकेन। इसी तरह बोलते हैं ना कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन आपका है विषाणु है, कौन आपका वो है रे विषाणु है, समझे ना। सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन आपका वो है विषाणु है। देखो वो एकदम शांति से मन लगा के पढ़ो, जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं, है कि ना। एकदम सही से पढ़िए, क्या है कि आपके पास में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, आपके पास में मेहनत है मेहनत कीजिए। ऊपर बात बाकी बात जो होगा देखा जाएगा, समझे ना। सब कुछ मिलेगा, मेहनत करते रहिए खाली आप लोग। कबा करू शैवाल के बीच कड़ी किसे बोलते हैं, वो हम लोग हैं लाइकेन को बोलते हैं। सजीव अरु निर्जीव के बीच कड़ी किसे बोलते हैं विषाणु को बोलते हैं, समझे ना। जीवाणु का नाम सुना होगा है कि नहीं है। जीवाणु का नाम करा हेरेनबर्ग ने किया था, खोजा किसने था ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की अगर वो बात वो करते हैं सर ना, ये छड़ आकार का होता होगा, कोमा के आकार का होता होगा, गोल आकार का होता होगा। गोल आकार का जीवाणु का नाम चपका है कोकस है कि नहीं है। कोमा आकार का जीवाणु का नाम चपका विब्रियो है कि नहीं है। और एक होता है छड़ आकार का और जीवाणु का नाम चपका है वेसिलस है, क्या कब है रे वेसिलस है, क्या कब है वेसिलस। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सी करता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है। वो देखो प्रकाश संश्लेषण तीन भाग तीन प्रकाश में भी करता है। एक होता है लाल में, किसमें होता है बताओ कब रे लाल में, समझे ना। और उसमें क्या होगा बैगनी में, लाल रो बैगनी में। लाल में सबसे अधिक होगा, बैगनी में क्या आपका होगा सबसे कम होगा, समझे ना। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है ये दो दो इसमें क्रिया होता है, समझे ना। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में, एक होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, समझे ना। जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो ये ग्रेना में संपन्न होगा, और जब प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा तो ये कहाँ होगा स्ट्रोमा में होगा, कहाँ आपका होगा स्ट्रोमा में, समझे ना। ये जो सिंपली होगा फॉर्मूला जान भी करते हैं 6CO2 + 12H2 है कि नहीं है।
फिर सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ये क्या बनेगा आपका पूरे 6 बनाएगा, फिर बाद 6O2 और 6 क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। एक उत्पाद के रूप में क्या बनता है आपका है ऑक्सीजन, क्या बनता है आपका वो है ऑक्सीजन, ओकरे हम लोग लेते हैं श्वास के रूप में। अगला आपसे क्या पूछेगा आपका पूरे कि बृहत आकार का फल और फूल का निर्माण किस हार्मोन के कारण से होता है। वो देखो बृहत आकार के फल और फूल का जो निर्माण होता है ये जिबरेलिन के कारण से होता है। कब होता है जिबरेलिन के कारण, समझे ना। जिबरेलिन का खोजते हैं ना कुरोसोवा ने 1926 में कहता 1926 में, है कि नहीं। ये पेड़ पौधे का हार्मोन है, समझे ना। एक हार्मोन का नाम और पढ़े होंगे आप, ऑक्सीन, है कि नहीं है। ऑक्सीन जितने लंबाई को बढ़ाता है कि नहीं है। खरपतवार को पूरा का पूरा नष्ट कर देगा, कौन आपका ऑक्सीन, समझे ना। एक जानते हैं ना पत्ता को मतलब कि गलने गलने से क्या करता है आपका रोकता है, समझे ना। वो मोटाई मोटाई बढ़ने नहीं देता है, वो क्या बढ़ता है आपका लंबाई, कौन आपका ऑक्सीन, समझे ना। तो ऑक्सीन और जिबरेलिन, जिबरेलिन से बड़े आकार का फल और फूल बनाएगा, फल और फूल बनाएगा, कौन आपका जिबरेलिन। लेकिन लंबाई को कौन बढ़ाता है आपका वो रे, लंबाई को ऑक्सीन, क्या बढ़ाएगा आपका पूरे ऑक्सीन, समझे ना। ये का नाम सुने और साइटोकाइनिन, है कि नहीं है। वो कहता होगा विभाजन, तो क्या करता आपका है विभाजन करता है आपका, समझे ना। एक आपका और होता है ट्रोमेटिन, वो घाव को भरता होगा, कौन आपका ट्रोमेटिन, समझे ना। एक आपका वो और होता है, इसका नाम का है एथिलीन, समझे ना। ये फलों को पकाता है, क्या करता है वो फलों को पकाता है। और जब फलों पकता है ना ये प्राकृतिक रूप से ना, मैंने एथिलीन कहाँ से अगर पक रहा है तो फल का स्वाद ये बढ़िया होता है। ये चट्टा मार देता है पूरा का पूरा, गैस एसिटिलीन गैस से पका के देता है, वो उतना मजा नहीं आता है खाने पीने में। जो मजा प्रकृति से है वो मजा उसमें आता उतना आपका नहीं है। ढेर खाने पीने ध्यान मत दो, पढ़ो लिखो बढ़िया से भी, तो खाएगा पिएगा, नौकरी लगेगा खाते पीते रहना दिन भर 24 आवर। आगे पढ़ो, देखो अगला का नाम है कि जेली फिश किस संघ के अंतर्गत आता है बाबू। पढ़ाए थे हाइड्रा, मूंगा, जेली फिश, इसमें था सिलेंडर में, तेरा पता होगा। इसके चारों ओर धागा के नुमा रचना पूरा का पूरा पाया जाता है, जो कि पकड़ने का में कौन सी करता है। इसमें था हाइड्रा, मूंगा, क्या था जेली फिश। तो हाइड्रा, मूंगा क्या वो होता है आपका जेली फिश, इसमें आपका सिलेंडर में, समझे ना। तो तेरा पता होगा जो सबसे बड़ा संगठन क्या आर्थ्रोपोडा है, समझे ना। और दूसरा संगठन कौन सा है, मोलस्का है, क्या वो है रे मोलस्का है। तो पूरे प्राणी जगत में, समझे ना, जंतु जगत में अब सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा का है। दूसरा क्या क्या बड़ा संघ आपका है, दूसरा बड़ा संघ का नाम मोलस्का का है, समझे ना। तो कुछ संख्या वो और बात करते हैं जैसे कि पोरीफेरा, समझे ना। ये हमेशा खारे पानी पाया जाता होगा, एक में साइकन आता होगा, अस्पंज आता होगा, मैनिया आता आपका होगा, है कि नहीं है। एक आपका नाम और पड़े होंगे प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, तो पता होगा प्लेटी हेलमेंथीज जो होता है वो नहीं उभयलिंगी होता है, न एक में कंकाल होता है, न शोषण होता है, न दिमाग बुद्धि कुछ होता है आपका है कि प्लेटी हेलमेंथीज को। एक का एग्जांपल का वो आता होगा लिवर फिलियुक, लिवर फिलियुक, है कि नहीं है। चलिए अब वो और आपका पढ़ते होंगे एनिलिडा के बारे में, एनिलिडा के बारे में, समझे ना। और एक में कोई एस्क्लेमेंथिस भी आता होगा जी, में एस्केरिस बुचरिया लोग जो आता होगा, समझे ना। ये तो पूरा का पूरा एकलिंगी होता है जी, कौन आपका एस्क्लेमेंथिस, एस्क्लेमेंथिस, समझे ना। चलिए वो और लोग और आगे पढ़ते हैं। अगला आपका है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। तो पता होगा वो पूर्ण पाचक रस उसे बोलेंगे जो कि सबको मन की पचने का काम क्या करता है, समझे ना। तो ऐसा याद कीजिए आप कहाँ से निकलता है पूर्ण पाचक रस, वो अग्नाशय अग्नाशय से निकलता आपका है, जिसे बोलते हैं लैपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन, समझे ना। लैपेज वसा को पचाता आपका है कि नहीं है। जो आपका एमएलएज है क्या बचाता है, कार्बोहाइड्रेट को बचाता है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। वो देखो ये आपका अग्नाशय है, क्या आपका वो है अग्नाशय, यहाँ से जानते हैं ना निकलता आपका है लाइपेज, समझे ना। एक बाद रे एमाइलेज, है कि नहीं है। फिर क्या आपका वो है रे ट्रिप्सिन, क्या आपका वो है ट्रिप्सिन, समझे ना। इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, समझे वो क्या है कि लाइपेज वसा को बचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को बचाता आपका है, कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन हो प्रोटीन को, मतलब जब आपका वो है प्रोटीन को। इसलिए नाम की बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, कैसे बोलते हैं हम लोग हैं पूर्ण पाचक रस, है कि नहीं है। आगे पढ़िए, कहता है कि CO2 का परिवहन किससे होता है। वो देखो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर कौन दौड़ता है आपका है हीमोग्लोबिन। उसी तरह से पूछ रहा है, समझे कि CO2 को लेकर कौन दौड़ता है, तो पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन का जो प्रेमी लोग बस CO2 ही है ना आपका है। इन समस्या को जनते कौन चाहिए, ढेर CO2 कर लेके जाएगा ना शरीर कम करने वाला आपका वहाँ नहीं है, एकदम बहुत कन्फर्म पूरा का पूरा है। अब जानते हैं ना CO2 का जो परिवहन किया जाता है वो तीन तीन लोगों के द्वारा किया जाता है, समझे ना। एक तो हीमोग्लोबिन करता ही करता आपका वो है, एक हीमोग्लोबिन करता आपका वो है, दूसरा आपका प्लाज्मा करता है, और चौथा कौन करता आपका वो है रे बायकार्बोनेट्स, कौन करता आपका वो है बायकार्बोनेट, समझे ना। हीमोग्लोबिन करता है 10 से लेकर 20% तक, समझे ना। प्लाज्मा करता आपका है 7% तक, और बायकार्बोनेट करता आपका है 70%, 70%, समझ रहे हैं ना, है कि नहीं है। तो पता होगा ब्लड में सोडियम पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम से विक्रिया करता है, बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऐसे पूरा का पूरा चलता आपका है। ये आपका प्लाज्मा है, ये पूरा का पूरा
CO2 से मिलता है, कार्बनिक प्लाज्मा में जो पूरा का पूरा चीजें पाया जाता है वो CO2 से विक्रिया कर लेता है और कार्बनिक अम्ल बनाता है, पूरा का बॉडी में परिवहन करता है पूरा का पूरा है। ये क्या आपका वो है, हीमोग्लोबिन है कि नहीं? हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 का मात्र 10 से लेकर 20% ही परिवहन किया जाता है, आपका ढेर परिवहन करता है आपका नहीं है। चलो वो आगे पढ़ते हम लोग हैं। अगला दिया गया है लास्ट क्वेश्चन आपका वो है, समझे ना, कहता है डेंगू किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, समझे ना। आपको पता होना चाहिए कि तो पता है ना वो बीमारी जो फैलता होगा, तो वो जीवाणु से फैलेगा, ये विषाणु से फैलेगा, या कवक से फैलेगा, या फिर प्रोटोजोआ से फैलेगा, या तो फिर जिनते ना वो इसका बॉडी में कमी हो गया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, तो उसे बीमारी फैलेगा, समझे ना। इसलिए प्रोटीन का बॉडी में अगर कमी होगा तभी आपको रोग फैलता है, समझे। देखो, जीवाणु से जो रोग फैलता है ट्रिक पते है, डीप सिटी का कुटनी है कि नहीं है। एकरा बाद जो वसा से क्या होगा, एडे पोछे छो कटरा ही मरे, समझे ना। देखिए शुरू में हमारा एड्स, डेंगू है कि नहीं है, एकरा बाद पोलियो, इन्फ्लुएंजा है कि नहीं है। तो हम कुछ बीमारी का नाम बोल रहे हैं जो वायरस से होता है, समझे ना। यार हम क्या आता है, एड्स आता है कि नहीं है, डेंगू आता है, पोलियो आता है, इन्फ्लुएंजा आता है, चेचक आता है कि नहीं है। एकरा बाद छोटी माता हो गया है कि नहीं है, फिर क्या कहते हैं जी, ये हर्पिस हो गया है कि नहीं है। ये पूरा बीमारी किससे होता है आपका, वो वायरस से, किससे होता है आपका, वो है वायरस, समझे ना। तो ये था हमारा आज का पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन। हमें पूरा आशा और विश्वास है, समझे ना, कि आपको ये मजा आ गया होगा पढ़ने। इस तरह अगर पर डे आप पढ़ते रहिएगा, वो हम आशा और विश्वास पूरा का पूरा करते हैं, आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा, समझे ना। कम से कम भी अगर सीट रहेगा ना, आपका सेशन पक्का होगा, किसी का होवे ना होवे से मतलब आपका नहीं है कि नहीं है। अगर एक बार वीडियो को समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखते रहिएगा, समझे ना। आराम से वीडियो को देखिए, है कि नहीं है नहीं कि एकदम चला दिए हैं एक डबल गुना देख रही है, मास्टर की बोल रहा है कि वो जो समझने बुझने में नहीं आ रहा है, ऐसा वो नहीं करने का है। एकदम आराम से वीडियो को देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है उसको भी आगे बढ़ाइए, समझे ना। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय मंदार, जय बिहार।